नमस्ते सभी को, वेलकम टू द वार्तालाप पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट यश तोमर और आज हमारे साथ है अंकित सैनी साहब। और आज हम विपासना के ऊपर बात करें कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं भी रिसेंटली 10 डे वाला कोर्स अटेंड करके आया हूँ जिसमें आप मुझे आप से इंट्रोडक्शन हुआ और आपने अराउंड 9 कोर्सेज कर लिए टोटल। हाँ, 9 कोर्सेस अटेंड किए हैं और 2 सेवा करी है। टोटल 11 हो गए। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस तो आगे जानेंगे। बाकी स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, विपासना होता क्या है और सबको क्यों करनी चाहिए, इसका बिल्कुल ब्रीफ आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? विपासना विपासना शब्द का अर्थ है। विपස්සना में 2 चीज़ें ऐड होती है। पश्यना पश्यना बीज का वर्ड होता है पाली भाषा में देखना, और विसर्ग होता है कि विशेष रूप से देखना। हम्म। हम अभी तक, अब जब से हमने जन्म लिया है, हम बाहर की तरफ देखते आए हैं। तो विपश्यना का मीन्स है अपने अंदर देखना। विशेष रूप से हम्म। देखना क्या मतलब? अंदर की तरफ झांकना, अंदर की तरफ देखना। तो हमें सही देखने का मतलब समझ में आता है कि अभी तक हम जिस भी चीज को देखते हैं हमें सिर्फ एक डायमेंशन से नजर आता है। उसका सेकंड डायमेंशन क्या होता है, वो हमें जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर देखते हैं, तब हमें उसका पूरा फुल पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि चीजों का देखने का नजरिया क्या होता है। ये इसका मतलब विपश्यना का मीनिंग ही यही है कि जानना, जो जिस किसी भी चीज का सही स्वरूप जो है उसको जानना, ये विपश्यना है। हम्म। तो इसमें ये है कि जो 10 डे वाला कोर्स है, जो बिगिनर कोर्स कहा जाता है, उसमें कैसे रहता है? और वही मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपकी जो इसमें जा रहे हो, बट बेसिक क्या रखना चाहिए किसी को जाने से पहले? देखो, अगर कोई 10 डे कोर्स अटेंड करने के लिए जाता है तो विदाउट एक्सपेक्टेशन, आप कोई एक्सपेक्टेशन के साथ वहाँ मत जाइए कि वहाँ मुझे कुछ ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस होएगा या मुझे बहुत शांति फील होएगी। आपको वहाँ पे जाना है और अपने आप को सरेंडर कर देना है, और जो भी वहाँ पे टेक्निक सिखाई जा रही है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। और जब आप वो डे बाय डे जैसी टेक्निक्स में कुछ भी चेंज आता है, आप उसको फॉलो करते जाएंगे, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप अभी तक लाइफ में जो भी कैरी करते आ रहे हैं अपने साथ, जो भी बैगेज आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, धीरे 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 वो जब हटना शुरू होगा और जब 10 डे पे आप पहुंचेंगे तो आप इतना रिलैक्स फील करेंगे। यू कांट इवन इमेजिन कि मतलब ये कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ आके बैठा हूँ, ना मेरे को किसी ने कुछ बोला, मैं सिर्फ बैठ के सिर्फ अपने अंदर देख रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी सांस पे फोकस कर रहा हूँ, और मैं एकदम इतना रिलैक्स कैसे हो गया। ये हर किसी का अनुभव अलग होता है, इसलिए अनुभव यहाँ पे हम किसी से शेयर नहीं करते हैं कि क्या अनुभव हुआ है, कि किसी ने क्या फील किया है। हाँ, पर्सनल लाइफ में इसमें ग्रोथ, अपनी आपकी ग्रोथ अलग होती है, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। पर 10 डे में बिगिनर्स के लिए तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ पे जाएं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ और उसको करके देखें। 10 डेज के बाद आपको जो रियल लाइफ में आपके जो चेंजेस आने दिखाई देंगे, उस वो आपका अनुभव आपको कंटिन्यू करवाएगा कि इसे करना है या नहीं करना है। हम्म। और इसमें विपासना में जो नॉर्मल मेडिटेशन बाकी लोग सिखाते हैं या फिर जो चैंटिंग वाला मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें और इस वाले में पर्टिकुलरली क्या फ़र्क होता है? चैंटिंग मेडिटेशन और विपासना में जो डिफरेंस है, चैंटिंग में हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम किसी आउटर थिंग को, किसी मंत्र को हम दोहरा रहे हैं बार बार, और उसकी जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस जो उसके थ्रू हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, हम उसको फील कर रहे हैं। विपश्यना में हमने बाहर से कुछ भी नहीं डाला, जो स्वयं सत्य है, हमारे शरीर में जो भी अनुभव हो रहा है स्वयं का अनुभव है, जो रियल है, जो सत्य है, उसका अनुभव हो रहा है। तो उसमें डिफरेंस ये हो गया कि हम अभी स्वयं के साथ हैं, हम अपने चैतन्य के साथ जुड़े हुए हैं। हमने कुछ बाहर से ऐड नहीं किया। एडिशन का मतलब हो गया कि हमने कुछ उसमें जोड़ दिया। जोड़ने के लिए मतलब अब हम क्या जोड़ेंगे? हम्म। सनातन
का मतलब हो गया कि सबके जो सबके लिए सामान्य है। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जोड़ना। अब जोड़े तो क्या जोड़े? चैंटिंग। अब अगर हिंदू है, हिंदू ने कोई ओम जोड़ दिया, कुछ और जोड़ दिया, तो मुस्लिम उस चीज को नहीं करेगा, क्रिश्चियन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जोड़े क्या? तो यहाँ पे क्या होता है, ये सबके लिए इक्वल नहीं है, सब इसको नहीं कर सकते। तो विपश्यना में क्या है, यहाँ पे जो हमें आलम्बन दिया गया है, जो हमें टूल दिया गया है जिसके थ्रू हम इसको आगे बढ़ेंगे, वो सांस है। जब स्टार्ट होते हैं तो हम सांस पे फोकस करते हैं। तो जो सांस को हम देखते हैं, सांस को हम जानते हैं, तो इसमें यहाँ पे ये सनातन है। ये जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, सबके साथ सेम जुड़ा हुआ है सांस। तो इसलिए हम उसके भी बेनिफिट्स होते हैं। हम ये नहीं कहते कि चैंटिंग के बेनिफिट्स नहीं होते, उसके भी बेनिफिट्स होते हैं, बट उतने उससे हम एक कंसंट्रेशन अचीव कर पाते हैं, हम एक समाधि लगा पाते हैं, हम फोकस अपना बढ़ा पाते हैं। बट जो बेनिफिट होते हैं, हम अपने मन के विकारों को निकाल सके, मन को निर्मल बना सके, वो उसके थ्रू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ बाहर का एडिशन अपने अंदर किया है। और उस एडिशन की वजह से जो हमारा ट्रू सेल्फ है, हमारा जो सत्य है, हमारा जो कार्मिक बैलेंस है, वो उसको काटना बहुत मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि पॉसिबल नहीं है। वो जैसे हमारा गीता में भी कहा गया है कि 3 योग होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जब हम भक्ति योग में जाते हैं, तो चैंटिंग के थ्रू जब आपका भाव जितना प्योर होता है, उसके बेसिस पे या हर इंसान का जो काम करने का तरीका है या उसका अपना अनुभव है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसकी जो दिनचर्या करने का है, उसका फिजिकल पैटर्न है, वो डिसाइड करता है कि आप कर्म योग के में आगे प्रगति करेंगे, ज्ञान योग में करेंगे, या आप भक्ति योग में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मनुष्य है, जो कोई इंसान है जो दिन भर काम में लगा रहता है और अ, वो खाली बैठ ही नहीं सकता, तो उसके लिए कर्म योग ज्यादा बेटर है कि वो अपने कर्म के थ्रू ध्यान में आगे बढ़े। सेकंड होता है जो जिसके मन में विचार बहुत आते हैं, वो मन से बहुत सोचता रहता है कि मतलब हर टाइम मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं आगे लाइफ में ऐसे ही बढ़ूंगा। उसके विचार है जो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, वो विचारों से लगा रहता है। तो विचार के साथ जो चल रहा है, उसके लिए ज्ञान योग के जिसने, और वो फिर अपने मन के थ्रू ध्यान में लगाएगा। मतलब देखो, हमें पहुंचना है साक्षी तक, साक्षी भाव तक। तो साक्षी भाव क्या एक होता है एक बार? साक्षी भाव होता है जो हमारा स्वही स्वरूप है, जो हमारा स्वही स्वरूप है। हम मनुष्य का स्वरूप है आनंद में रहना, खुश रहना। मतलब हमेशा जो है, जैसा है, उसी में रहना। हमें कुछ अच्छा होने पे ज्यादा खुश नहीं रहना, कुछ बुरा होने पे ज्यादा दुख नहीं रहना, बैलेंस में रहना। मतलब जो है एज इट इज, उसको एक्सेप्ट करके रहना, वो साक्षी भाव होता है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना, वो साक्षी भाव होता है। तो वो होता है हमारे शरीर में जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है साक्षी भाव। उसके ऊपर एक लेयर होती है, जो एक उसके ऊपर की जो स्टेज होती है, वो होता है हमारा प्राण। उसके ऊपर आता है हमारा प्राण। उसके ऊपर की जो स्टेज होती है, वहां आता है हमारा मन। और उसके ऊपर की जो स्टेज होती है, वहां आता है हमारा शरीर। अगर हम इसको अगर हम इसको अ, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साथ जोड़े, तो तीनों का ही रास्ता हमें साक्षी भाव तक लेके जाना है। और साक्षी भाव हम पहुंचने के लिए जो मार्ग हमें यूज करेगा, वो है हमारा ध्यान। तो अगर हम कर्म के साथ अपना ध्यान जोड़ देंगे, तब भी हम साक्षी तक पहुंच जाएंगे। हम ज्ञान के साथ अपना ध्यान जोड़ देंगे, तो हम साक्षी भाव तक पहुंच जाएंगे। और हम अपने प्राण के साथ, अपने मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ, यानी भक्ति भक्ति के साथ अपने ध्यान को जोड़ देंगे, तो हम साक्षी भाव तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग तक ध्यान में पहुंचना बहुत आसान है, पर ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि साक्षी भाव के सबसे ज्यादा नजदीक भक्ति मार्ग होता है, भाव। तो वहां पे बोलने की भी जरूरत नहीं होती। जब कोई, जैसे मीरा थी, वो जब कृष्ण जी के लिए कोई गीत गाती थी, कोई भजन गाती थी, तो उनके आंसू अपने आप निकलने लग जाते थे। भाव, उसके लिए शब्द नहीं है, वो अपने आप डांस करने लग जाती थी, नृत्य करने लग जाती थी। तो वो ऐसी चीजें होती है जिसको आप शब्द में बयान नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेशन होता है।
वो भाव हुँ, होता है। हुँ, वो भाव के थ्रू आप साक्षी तक पहुँचना, वो क्योंकि साक्षी के सबसे ज़्यादा पावर भाव है, और कर्म के थ्रू पहुँचना डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो बिल्कुल आउटर स्टेज हो गई, बाहरी स्टेज हो गई। तो वहाँ से वहाँ पहुँचना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इट इज़ हुँ, लाइक हुँ, हुँ, कि हमारे पास अलग-अलग मेडिसिन, एक मेडिसिन है, और हम उस मेडिसिन को किसके साथ ले रहे हैं? कोई बोलता है कि डॉक्टर बोलता है कि इस मेडिसिन को आप दूध के साथ ले लीजिए, तो कोई बोलता है मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो वो बोलते हैं आप पानी के साथ ले लीजिए। और या आप बोलते हैं कि आप हनी के साथ ले लीजिए। तो ये 3 मेडिसिन है, मतलब वाटर, मिल्क एंड हनी। ये जो 3 चीज़ें हो गई, ये हमारे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग हो गए। और इसके साथ जो दवाई है, जो ध्यान है, वो इम्पोर्टेंट है। आप किसी की चीज़ के साथ भी ध्यान जोड़ दीजिए, आप साक्षी तक पहुँच जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। और जो आप साक्षी की मतलब समझा रहे हो, इसमें खुशी है बट वो मतलब पेंडुलम की तरह स्विंग नहीं कर रही है, सेंटर में खुशी है शायद से, कि ज़्यादा कुछ अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा खुश भी नहीं है बट ज़्यादा कुछ बुरा हो रहा है तो ज़्यादा दुखी भी नहीं है, शायद से। देखो, हमारा जो स्वभाव है, वो खुश रहने का ही है। हुँ, हमारे जो मन का स्वभाव है, वो खुश रहने का ही है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है और हमारा जो प्राण है, इसने अपने साथ इतनी चीज़ों को अटैच कर लिया है, हमने उन चीज़ों में सुख-दुःख को जोड़ना शुरू कर दिया। अगर आप जानें, हमारे मन के अंदर जो तरंग चलती है, वो 6 तरह की तरंग होती है, जो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने बताई है। उसमें होता है शरीर, शरीर के लिए हमारा होता है भूख-प्यास। हमें जो हुँ, भूख लगती है, हमें जो प्यास लगती है, वो हमारे शरीर के थ्रू, मतलब अगर आपको प्यास लगी है, अभी गर्मी का मौसम है, तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। अभी धूप में आप खड़े हैं, आपका पसीना आ रहा है, तो आपको और ज़्यादा प्यास लगेगी। पर अब विंटर्स आ जाएगी, सर्दियाँ आ जाएगी, सर्दियों में आपको कम प्यास लगेगी। तो ये शरीर की संरचना ऐसी है कि शरीर के साथ कुछ भी जुड़ता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, वो शरीर का तरंग है, ये शरीर की तरंग हो गई। दूसरी तरंग होती है हमारे मन की। हमारे मन की तरंग है, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हमें हमारे मन में विचार आ रहे हैं, हमें कुछ शौक अच्छा लग रहा है या कुछ बुरा लग रहा है, ये हमारे मन की तरंग है। हम किसी से मिले, हमें अच्छा लगा, हमें चाहिए, हमें उसे रोकना है हुँ। अपने पास। हमें कोई चीज़ मिली, वो बहुत अच्छी है, हमें चाहिए। हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, वो हमें नहीं चाहिए। ये दूसरी इच्छा तरंग शायद है। से। हाँ, ये मतलब तरंगे हैं, मतलब ये मन की तरंगे हैं। 2 हुँ, हुँ, शरीर हुँ। की 2 तरंग हो गई, शरीर की 2 तरंग हुई, मन की 2 तरंग हुई, और फिर हमारे प्राण की तरंग होती है जीवन और मृत्यु। किसी को जन्म हुँ, मिला, हमारा प्राण क्या है? जब हम शरीर आया, शरीर के आते ही हमारे साथ साँस आई। हमारे पास जो साँस आई, प्राण, जीवन लेते ही प्राण आया। अगर बच्चे ने जन्म लिया और वो रोया नहीं, तो मतलब उसको साँस नहीं आई। तो डॉक्टर भी उसको उल्टा करके एक पीछे थपकी देता है कि इसके प्राण क्यों नहीं आए? और मृत्यु होते ही शरीर तो वही रहता है, पर प्राण चले जाते हैं। तो हुँ, जीवन हुँ, की ये 6 तरंगे हैं। तो जब ये 6 तरंगे ही हमसे सब कुछ करवाती हैं। हमारा मेन स्वभाव तो साक्षी भाव है। जो हमारा सत्य है, जो मतलब हमारा चैतन्य है, वो तो बिल्कुल प्योर है, उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं। जितना भी हमारा कर्म होता है, जितना भी हम लाइफ में भागा-दौड़ मचाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, वो इन 6 चीज़ों के चक्कर में ही लगे रहते हैं। ये मतलब इन 3 उसमें ही लगे रहते हैं, जो जो अपना शरीर हो गया, मन हो गया और प्राण हो गया। जब हम इन तीनों की, इन 6 के परिधि के ऊपर चले जाते हैं, इसके पीछे साक्षी है। हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ से और चैतन्य है। जैसे आपने बताया कि ये 6 चीज़ों के पीछे हम भागते हैं और हमारा साक्षी भाव ही है। तो इसमें हमारा क्या चीज़ है? हमारी मतलब आत्मा है या फिर शरीर है, वो हमारा क्या है? हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। ठीक है, हमारा, तो अगर हाँ, 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 आप बताओ। मैं बताता हूँ, इसमें ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इसे कि एक कॉन्शियसनेस है, चैतन्य, हुँ, हुँ। एनर्जी। हुँ, हुँ, हमारा हुँ। शरीर, हमारे शरीर की संरचना एटम से हुई है। हुँ, हमारे शरीर की संरचना एटम से हुई है, और एटम भी, ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि एटम भी 1 सेकंड में, मतलब इतनी बार बनता और खत नष्ट हो जाता है कि 1 के आगे अगर हम 22 ज़ीरो लगाएँ, 1 सेकंड में इतनी बार वो बनता और नष्ट हो जाता है। तो नहीं, नहीं, इतनी नहीं। फ़ास्ट हम। एटम एटम जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। हाँ जी।
हाँ, और फिर इलेक्ट्रॉन की थोड़ी-सी वैसी स्टेट होती है कि वो प्रोबेबिलिटी में एग्ज़िस्ट करता है, बट थोड़ा-सा उसकी शायद बाद में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एटम से आप क्या मीन कर रहे हैं? हाँ, मैं वही हाँ, बता बट रहा हूँ। एटम जी। हमारा जो शरीर की संरचना हुई है वो एटम से हुई है और एटम इज़ कि वो क्रिएट हो रहा है और वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सेम जहाँ पे भी हमारा जीवन है, हम वो जीवन भी हमारा ऐसे है कि वो अनित्य है, इम्परमानेंट है, वो जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो हम उस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं कि हमारे शरीर में जहाँ भी जीवन है, वहाँ पे एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ चल रहा है। आपने भी विपश्यना का अनुभव किया है, तो आपको भी थोड़ा अनुभव है कि हम जब उसको फ़ील करते हैं, तो बॉडी में कुछ ना कुछ हलन-चलन हर जगह पे हो रही है, धड़कन-फड़कन या कुछ भी, हम हुँ, उसको हुँ, हुँ। महसूस कर पा रहे हैं। तो वो क्या है? अभी तक आज तक तो हमने वो कभी अनुभव किया है नहीं क्योंकि हमने कभी अपने अंदर झाँका नहीं। तो जब हमें अवेयरनेस जीवन का प एग्ज़िस्ट हुई। हाँ, तो जब हमें हमने अवेयरनेस से अपने अंदर देखा, तो हमें जाके ये पता लगा कि सॉलिड तो कुछ भी नहीं है। हुँ। तो जो हमारे अंदर जो चल रहा है, वो एक एनर्जी है। अगर हम हुँ, बोले तो हुँ, एक हुँ। एनर्जी है। एनर्जी इन द सेंस बोले कि हमारे सामने एक बल्ब जल रहा है, पर बल्ब तो जल रहा है, बट उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, पर करंट हमें दिखता नहीं है। सेम हमारे अंदर एक एनर्जी फ्लो कर रही है जिसकी वज़ह से हम चल रहे हैं, बट वो एनर्जी हमें दिखती नहीं है। हमारी हुँ, आँखों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको देख सकें। तो हमें विपश्यना के माध्यम से हम अपनी आँखों को इतना मन की आँखों को, ज्ञान की आँखों को इतना मज़बूत बनाते हैं, जिससे हम उसके अंदर देख पाते हैं कि हम अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करके मतलब विपश्यना का सिर्फ़ मैं अगर सिंपल 2 शब्द में विपश्यना को एक्सप्लेन करूँ, तो उसका मतलब होता है कि अवेयरनेस प्लस बैलेंस, इक्वानिमिटी इक्वल टू हुँ, विपश्यना, ध्यान। तो जब आप अवेयर हैं, आपके अंदर-बाहर क्या हो रहा है और वहाँ आप इक्वानिमिटी में हैं, आप इकोनॉमिस है, बैलेंस में हैं और जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप उसपे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। बस आप उसको हुँ, जान हुँ, रहे हुँ। हैं। आप सिर्फ़ दृष्टा हैं, दृष्टा भाव में आप उसको जान रहे हैं, तो वो आपका विपश्यना या ध्यान बन जाता है। ध्यान का डेफ़िनिशन ये है। तो हमारा जब शरीर में हमें जब ये पता लगा कि ये सिर्फ़ एटम से बना हुआ है, एनर्जी से बना हुआ है और जो एनर्जी जो कॉस्मोस, जो यूनिवर्स की एनर्जी है और जो हमारी एनर्जी है, वो बिल्कुल सेम है। जब हम इस चीज़ को जान पाते हैं, तब हमें पता लगता है हम उस बिगर एनर्जी, कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव, हम उसका एक एक अंश हैं, हम भगवान का अंश हैं। भगवान क्या? भगवान हमें हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं। मतलब जो जो हमें भगवान बताया जाता है या जो हम किसी को भी पूछते हैं, वो हमारी श्रद्धा भाव के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ही संसार में जैसी परिस्थिति होती है, उस हिसाब से उन उस चीज़ का जैसे लोग समझ पाते हैं, उस हिसाब से उनको समझाया जाता है। तो धर्म हुँ, के साथ उन चीज़ों को जोड़ा जाता है। बट एट द एंड अगर आप रियल में पीछे जाएँ और उसमें जाके देखें, तो हम भी भगवान का एक अंश है। जिस तरीके से समुद्र में से हम एक समुद्र को नहीं, हम बकेट में थे। एक बकेट में से हम एक मग पानी बाहर निकालें और उस मग को वापस पानी में डाल दें, तो हम उसमें से उस मग में जो हमने पानी वापस बकेट में डाला है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। वो उसका पार्ट बन जाता है। तो सेम हुँ, हमें जो हुँ, हुँ। यूनिवर्स की एनर्जी है और जो हमारी एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी के हम एक पार्ट हैं। तो जब हम अपनी एनर्जी को जानने लगते हैं, हम उसको देखने लगते हैं। जब ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की दीवार हम तोड़ देते हैं, तो हम कॉन्शियसली उसको जान पाते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। तब हुँ, हम यूनिवर्स से कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, अपनी हायर सोर्स से कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने हायर सोर्स से कनेक्ट होते हैं, तब हमें अपना रियलिटी पता लगती है कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या? और जो हम अभी तक जिसको रियलिटी जान रहे हैं, हम जिस शरीर के पीछे लगे हुए हैं कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तब हमें समझ में आता है कि रियलिटी तो ये है ही नहीं। हम तो एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। और जब वो हुँ। आपको अनुभव और ये किसी के बताने से या समझाने से आपको नहीं आवेगा। जब वो ये आपको अपने अनुभव में आपको एक्सपीरियंस होएगा, तब वो आपकी लाइफ़ में चेंज देगा और तब पता लगेगा कि साक्षी भाव क्योंकि ये बिना अनुभव के इसको जानना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि मैं ये चीज़ है कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती है एक और एक्सपीरियंशियल नॉलेज होती है।
एक्सपीरियंशियल ज़्यादा पावरफुल होती है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम इस तरह सुन रहा है सारी बातें, उसको थोड़ा-सा काफ़ी सारी चीज़ें ना समझ आएँ, बट मेरा तो यही कहना है कि इसमें अगर थोड़ा-सा भी कुछ इंटरेस्टिंग लगता है ना, और अगर आपके पास 10 डेज़ हैं इसको जानने के लिए, तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैं स्टार्टिंग में इसीलिए इसमें गया था क्योंकि मेरे को पता चला था कि मेडिटेशन अगर ज़्यादा टाइम होगा तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। सेकेंडली फ़ोन से दूर रहूँगा, थोड़ा डिटॉक्स वाली चीज़ भी होएगी। और फिर थोड़ा और ध्यान दिया तो पता चला कि इसमें बात भी नहीं कर सकते हैं, तो मतलब मैं क्यूरियस था कि देखते हैं इसमें क्या चीज़ें होएँगी जाके। और इंटेलेक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके सेकंड डे आते हैं, तो वो आपके थर्ड डे आंसर हो जाते हैं, थर्ड डे आते हैं तो फोर्थ डे आंसर हो जाते हैं। 9th 7th और 8th डे भी आते हैं तो 9th डे आंसर हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपको थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी है इसके लिए और अगर आपके पास टाइम है, तो इसमें आप एक बार जाओ और देखो और फिर आगे बात करो कि इसमें क्या है और कैसा लगा, और आपको अगर कुछ फ़ायदा लगता है तो लाइफ़ में अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे चीज़, तो ओवरऑल फ़ायदा होगा ही आपको। हुँ। तो हाँ, आप देखिए, मैं अगर अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मैं विपश्यना मतलब मैं ऐसा था ही नहीं। मैं जैसा अभी हुँ, हूँ, क्योंकि मेडिटेशन मेरे को करनी भी नहीं थी। मैं अपनी लाइफ़ में मतलब आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने 2020 में 2019 में मेरे फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में बताया, तो आई वाज़ लाइक कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा था नहीं कि करना है या नहीं करना है। मेरी वाइफ़ को मेडिटेशन करनी थी हुँ, और हुँ, वो उसको जानने की कोशिश कर रही थी कि मेडिटेशन करना है, मतलब ट्राई करना है, उसको नई-नई टेक्निक थी। मेरे को ऐसा नहीं करना था। बट वन डे मेरा फ्रेंड आया हुआ था, उसने मुझे बोला कि मैंने उससे पूछा, यार आपने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया था और मुझे उसके बारे में पता नहीं चला। मतलब मैंने ट्राई किया था, मुझे साइट वाइट से मिला नहीं। उसने मुझे लिंक दिया, मैंने फॉर्म भरा और मैं चला गया। और मैं जब वहाँ फर्स्ट टाइम गया, तो मैं इस माइंडसेट से गया था कि मैं 3 दिन के अंदर वहाँ से वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो मेडिटेशन करनी नहीं है। मैं तो हुँ, हुँ, घूमने के हुँ, लिए जा रहा हूँ, तो 3 दिन में या तो वो मुझे भगा देंगे या मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत टॉकेटिव था, मैं चुप नहीं रह सकता था। तो हुँ, 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 मैं इस माइंडसेट के साथ गया था। बट जब मेरे को फोर्थ डे पे विपश्यना मिली, तो उसने पूरा मुझे चेंज कर दिया। तो इसलिए हुँ, मैं इसमें कहता हूँ कि आपको बस एक बार, जो भी फर्स्ट टाइम जाना चाहता है वो एक बार वहाँ पे जाए, एक बार ट्राई करे, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ। और उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वो इतने बेनिफिशियल रहेंगे आप लोगों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। एक होता है धन हुँ, और एक होती है दौलत। अभी तक हम जितना पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, हम धन के पीछे भाग रहे हैं, जो खर्च हो जाता है। हुँ, हुँ, और हुँ, जो पता दौलत है। होती है, वो कभी खर्च नहीं होती। तो वो यहाँ पे जाओगे तो आपको वो दौलत कमा के लाओगे, जो आपका लाइफ तक मतलब होता है ना कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। पर मरने के बाद मोक्ष किसने देखा है? तो आप जीते जी जब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आप फ़ील करने लगेंगे, वो अनुभव करने लगेंगे, उसके बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यार हाँ, जीवन हम जी रहे थे, हम काट रहे थे। बस किसी तरह हम चला रहे हैं कि चीज़ें हो जाएँ, बस ठीक हो जाए। हम तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं कि एक चीज़ के पीछे भागते हैं, वो कंप्लीट हो जाती है, फिर नेक्स्ट गोल आ जाता है, फिर वो कंप्लीट हो जाता है। तो इट्स नेवर एंडिंग, एक विशियस सर्कल है, जो कभी खत्म ही नहीं होगा कि एक चीज़ चाहिए, खत्म हो गई, दूसरी चाहिए, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी चाहिए। पर एंड कहाँ पर है? हुँ, यहाँ से हुँ, आपके जब डिसीज़न मेकिंग में आपका सारी चीज़ों में चेंजेस इतने आएँगे कि आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे लिए कहाँ ठीक है, मुझे कहाँ रुकना है, मेरे लिए पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। आप अपने लिए बेटर डिसीज़न ले पाएँगे, जल्दी डिसीज़न ले पाएँगे और अपनी लाइफ़ को बेटर बना पाएँगे। हुँ। मेरे मेरे हिसाब से ना मेरे को एक पहले करना चाहिए था, बट आप नहीं मिले थे उससे पहले, जब मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं बिगिनर वाले बिल्कुल क्वेश्चन्स पूछ पाता था, क्योंकि अभी मैं पूछ रहा हूँ तो मोस्टली वो आ रहे हैं जो मेरे को वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है। बट हुँ, एज़ ऑडियंस जो बिगिनर है, उन्हें मेबी उतना समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि भई जाके देखो क्या चीज़ है। हुँ, इसमें ये ना डिस्कस करते हुए कि मतलब सबको मैं बता दूँ कि
हर एक को अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। ये चीज़ एस्टैब्लिश करते हुए आप अपना एक्सपीरियंस अगर डिटेल में बताना चाहो? हुँ, तो अगर मैं बात करूँ अपने अनुभव की, तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैं मेडिटेशन करने के लिए गया ही नहीं था। हुँ, मैं तो हुँ। इस माइंडसेट के साथ गया था कि और मैं घर पे भी मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ़ मेरी वाइफ़ को पता था क्योंकि मैं 3 दिन में वापस ही आने वाला था। पर जब 4th डे विपश्यना जब मुझे मिली, तो जब मैं उस विपश्यना से बाहर आया, तब उस टाइम मुझे वो एक चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, बट वो एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो मैंने कभी फ़ील नहीं किया। मतलब इतनी पीस और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। फिर वो 10 डेज़ में तो मुझे पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कुछ हो गया। वो मुझे जैसे टेक्नीक बताते चले गए, ऐसे-ऐसे करना है, मैं वैसे-वैसे करता चला गया। हुँ, जब हुँ। मैं वहाँ से वापस घर आया, तो मेरा ऑरा इतना चेंज हो गया, मेरा मतलब ये हर किसी के साथ नहीं होता है, मैं पहले हाँ, इसको फर्स्ट क्लियर टाइम कर नहीं देता हूँ। होगा। ये मतलब मेरा कोई पुराना अ, अनुभव था, मतलब पुराना कोई कार्मिक बैलेंस था जिसकी वज़ह से मेरी कोई पुण्य था जिसकी वज़ह से मुझे मेरी एकदम पहले ही शिविर में इतनी प्रगति हो गई। पर हर हुँ, किसी का अनुभव ऐसा नहीं होता। तो मेरा जो फर्स्ट अनुभव हुआ तो मैं बिल्कुल भी इंटेलेक्चुअल नहीं था। मैं आके बोल रहा हूँ और सब मुझे सुन रहे हैं और मैं खुद शॉक में था कि मेरे अंदर से ये ज्ञान निकल कहाँ से रहा है। हुँ, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन्स कर रहे हैं जो मैं पहले कभी नहीं करता था। मेरी वाइफ़ और मेरा फ्रेंड थे वो आपस में खुद बात करते थे। बट मैं ऐसा था कि मैं जोक मारता था उनके बीच में, उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता था। बट अब वो दोनों मेरे से क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं और मैं उनके जवाब दे रहा हूँ और वो उससे सैटिस्फाइड है। तो मैं भी हुँ, शॉक में था कि ये कहाँ से हो रहा है। हमारे शरीर में मेरे मतलब होता है कि हम मेरी कैपेसिटी काम करने की इतनी बढ़ गई थी कि जो हम काम 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में करता था, वो मैं काम 1 दिन में करने लगा। क्योंकि हुँ, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी कि टाइम वेस्ट नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन होता ही नहीं था। वो मेरे काम करने की शक्ति बहुत बढ़ गई। मेरा अ, स्ट्रेस जब मैं फर्स्ट टाइम वापस आया, तो उस टाइम पे कोविड जस्ट लगा था। हुँ, तो मार्केट में मेरा कुछ लॉस हुआ था उस टाइम पे। तो अ, वो स्ट्रेस अगर मैं मेडिटेशन नहीं किया होता, वो बहुत ज़्यादा होता। वो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे। मतलब आपका स्ट्रेस खत्म हो गया, आपकी लाइफ़ बिल्कुल सॉर्टेड हो गई, बिल्कुल सिम्प्लिफाइड हो गई और आपके डिसीज़न्स जो आपको डिसीज़न लाइफ़ में लेने हैं, वो डिसीज़न आपके बहुत क्विक होने लगे और हुँ, करेक्ट होने लगे। तो ये सारा अनुभव मुझे जब हुआ और एक मैं अनुभव शेयर करना चाहूँगा, जिससे मेरा फ़ेथ इसके अंदर बढ़ा और उसके बाद से ही एक ट्रांज़िशन आया मेरे फ़ेस में और मैंने इस मतलब मेरे को चीज़ों में इसमें कंटिन्यूटी मैं कर पाया। एक उसमें अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम मार्च 2020 में मेडिटेशन करके आया, उसके बाद लॉकडाउन आ गया। अ, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन में थोड़ा रिलीफ़ मिला तो मैं अपने ऑफ़िस गया हुआ था। ऑफ़िस में जब मैं निकला तो मैं बुलेट पे था, बाइक पे और 10 की स्पीड पे था। हुँ। तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और अच्छा। उस एक्सीडेंट से 1 दिन पहले अ मेरे क्लाइंट का जैसे मैं बताया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रैक्टिसिंग, तो मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया और उसने बोला कि इतने रुपए के लिए मतलब हमारा कट रहता था हर बार कि हुँ, कुछ ना हुँ, कुछ हुँ। आप इतने की उसको अमाउंट बोल दीजिए, इतने का मेरा कट रहेगा 30% 40% का एवरी मंथ होता था। तो मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि विपश्यना के जो 3 पिलर हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो शील का एक हुँ, पार्ट हुँ, होता है हुँ। कि आपको झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना और नशा नहीं करना। हुँ, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो उसने कि मैंने कहा चोरी है? उसने कहा देख लो इतने अमाउंट की बात है और हर महीने की बात है। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ₹1 भी होगा तो चोरी है, मैं नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट डे जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ, तो वो कार मेरी जैसे मेरे को इतना पता है कि वो मेरे पैर पे टच हुई और मैं जंप करके साइड में खड़ा हो गया और वो कार मेरी बाइक पे चढ़ी हुई थी। तो मेरे मन में फर्स्ट थॉट ये आया कि कल जो मैंने उसको मना किया, मैंने कल एक सही काम किया, मैंने शील का पालन किया, मैंने चोरी नहीं करी। तो मैं आज बच गया। अगर मैंने चोरी करी करी होती तो ये सारा पैसा निकल जाता यहाँ से। तो हुँ।
इस थॉट के साथ ही मैं आया, तो मैंने फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, नहीं ये चीज़ तो ठीक है, कि मतलब इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। अगर जैसे हमें विपश्यना में भी हमें बताते हैं कि जब हम विपश्यना करते हैं तो फ़ील करते हैं कि नेचर का रूल यही होता है कि आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छी चीज़ इनाम मिला, और कुछ गलत किया तो आपको सज़ा मिली। हुँ, तो वही हुआ कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे उसका रिज़ल्ट मिला, इंस्टेंट मिला। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जब से सीए बना हूँ, मैंने कितना पैसा गलत तरीके से कमाया। मेरे को 8 साल हो गए थे सीए बने हुए, तो मैंने कितना पैसा गलत तरीके से कमाया और कितना गलत तरीके से चला गया। तो अब मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि जितना मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया था, उससे ज़्यादा ऑलरेडी जा चुका था। वो मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि जब हुँ, इनफ्लो हुँ, हुँ, होता है तो आउटफ्लो का आपको पता नहीं चलता। तो जब ये हुआ, तो फिर मैंने लिस्ट बनाई, मतलब फिर मैंने देखा कि एट प्रेज़ेंट कितना पैसा मेरे पास है, जो कितने क्लाइंट्स का पैसा है या कितने लोगों का पैसा है जो गलत तरीके से मैंने अर्न किया। तो जब वो हुँ, बना, मैंने लिस्ट बनाई, तो मैंने उनको फिर फ़ोन करके पैसा वापस करना स्टार्ट किया, कि अभी अच्छा, आपका पैसा है, तो आप अपना ये मतलब एडजस्टमेंट कर लीजिए या मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने वो करना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने क्लाइंट्स जिनके मैं मतलब एज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं जब होता हूँ तो अनएथिकल हमें काम करने पड़ते हैं थोड़े बहुत। तो जो जिन भी क्लाइंट्स के मेरे को करने पड़ते थे, मैंने उन क्लाइंट्स को अपने फर्म से, मतलब मैंने उनको मना कर दिया कि अब मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने अपने क्लाइंट्स कम करने स्टार्ट कर दिए। तो अब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। अब मेरा काम कम हो गया है, मेरी इनकम कम हो गई है। तो उस समय नेचर कैसे अपना काम करता है कि मेरे पास अलग-अलग सोर्सेज़ के रेफ़रेंस से मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे। मेरा क्लाइंटेल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। अच्छा हुँ, क्लाइंटेल, वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। बट जब मैं फिर उसके बाद, ये तो उस टाइम पे मेरे को ये क्लैरिटी आ गई थी कि मेरे को प्रैक्टिस तो नहीं करनी है। अच्छा, क्या करना है मुझे नहीं पता, पर मैं अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे यही पता लगा था कि मुझे यही करना है। अपने फर्स्ट अनुभव के साथ मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे मेडिटेशन में ही आगे बढ़ना है। और अपनी गृहस्थ लाइफ़ को या फैमिली लाइफ़ को चलाने के लिए काम तो मुझे करना पड़ेगा। और ये भी हुँ, मुझे हुँ, क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, सीए का काम नहीं करना है। करना क्या है मुझे नहीं पता। मैं अच्छा, सेकंड टाइम जब फिर मेडिटेशन गया, तो तब भी, मतलब सेकंड टाइम में जब मैं सेकंड टाइम मेडिटेशन गया, तब मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे ये काम नहीं करना है, सीए का काम नहीं करना है। फ़ेब 21 में। करना क्या है वो हुँ, नहीं मुझे पता। फिर जब मैं थर्ड टाइम मेडिटेशन गया विपश्यना के लिए, तो उस टाइम मुझे आया कि मुझे इन्वेस्टमेंट में कुछ करना चाहिए। तो हमने एक फ़र्म बना रखी थी 2017 में, एक इन्वेस्टमेंट फ़र्म पहले से बनाई हुई थी, उसमें कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे कुछ नहीं पता, बट इन्वेस्टमेंट में करना अच्छा, है। फिर मैंने धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना करना स्टार्ट किया, मतलब उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर ऐसे करते-करते उसके बाद जब मैं 4th टाइम गया, तो वो बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि यही करना है और सीए का नहीं करना है। फिर मैंने अपने पार्टनर्स को कन्विंस किया कि मैं धीरे-धीरे प्रैक्टिस से स्विच करूँगा, हम इन्वेस्टमेंट फर्म को मतलब वो करेंगे। तो ऐसा करते-करते अक्टूबर 22 तक हमारी वो फर्म ऑपरेशनल हो गई थी, इन्वेस्टमेंट फर्म ऑपरेशनल हो गई थी। बट उसमें भी टेस्ट होता है। हुँ, जैसे जिस टाइम पे मैंने वो स्टार्ट किया, मार्केट उस फ़ेज़ में थी, वहाँ से स्लो डाउन आने वाला था। जो बुल रन 2020 का स्टार्ट हुआ था, वहाँ से वो नीचे जा रही थी। हुँ, हुँ, तो हुँ, जितना भी फंड मेरे पास आया था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी किया, वो 50% हो गया। वो आधा, अच्छा, उससे भी आधा रह गया। तो वहाँ लॉस होने स्टार्ट हो गए। बट अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि करना तो यही है और कुछ नहीं करना। फिर उसमें धीरे-धीरे करते-करते लास्ट ईयर 24 में वो फर्म प्रॉफिटेबल हो गई, और फिर मैंने तो लास्ट ईयर ही मतलब सारा पार्टनर्स को हैंडओवर कर दिया कि अब मैं इसको मतलब इसमें नहीं करूँगा, आप लोग इसको मैनेज करो और मैं फिर इन्वेस्टमेंट में करूँगा। तो ऐसे धीरे-धीरे मेडिटेशन ने मुझे गाइड किया कि मुझे लाइफ़ में क्या करना है। हुँ, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और जैसे पानी होता है ना, पानी बहता है, तो उसको कोई गाइड नहीं कर सकता कि आपको कहाँ जाना है। जहाँ हुँ, उसके हुँ, लिए हुँ, रास्ता सही होगा, वो वहाँ चलता चला जाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और जो मेरे लाइफ़ में सही है, वो रास्ते मेरे लिए अपने आप खुलते जा रहे हैं। और आज के टाइम पे मैं जितना उस टाइम पे अर्न करता था, उससे ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। टाइम मेरे को देना नहीं पड़ता, और मैं अपनी मेडिटेशन को खूब टाइम दे पा रहा हूँ। तो मतलब मेरे लिए हुँ, ये रास्ता इसलिए खुला क्योंकि मुझे वहाँ पे अपना टाइम कम देना है अपने प्रोफ़ेशनल वर्क के लिए। मैं मेडिटेशन में आगे भी बढ़ पा रहा हूँ और मैं अच्छा अर्न कर पा रहा हूँ। तो हमारे हुँ, लिए जो सही है, जो भगवान ने या किसी ने भी हमारे लिए प्लान किया हुआ है,
वो हमारे लिए बेस्ट है, रादर देन हम अपने लिए प्लान करके चलते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हम भी जैसे हम सपना देखते हैं कि सपने में जो चीज़ें होती है वो हमें रियल लगती है कि ये तो रियल हो रहा है। बट जैसे ही हम जागते हैं, वो सपना वो तो सब खत्म हो जाता है। तो हुँ, एट हुँ, प्रेज़ेंट हम हुँ। देखें, हम भी किसी के सपने में हैं। जो भगवान, हम अगर भगवान बोले तो हम भगवान के सपने में हैं, और हम हुँ। प्लान कर रहे हैं, सपने में हम देख रहे हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। हुँ, हुँ। बट जब एक्चुअल में जब जिसका सपना जागेगा तो उसने जो हमारे लिए प्लान किया हुआ है, चीज़ें तो वो ही हुँ, होंगी। हुँ, हुँ। तो ऐसे चलता है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। आपको करना है चेक? मैं पॉज़ कर देता हूँ। नहीं, नहीं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि इसका बहुत फ़ायदा है, और एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है क्योंकि मेरा खुद जो पर्सनल है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मे बी नॉर्मल स्केल, नॉर्मल तो नहीं कह सकते इसमें, बट जो नॉर्मल स्केल है, उससे थोड़ा-सा कम मेरे को एक्सपीरियंशियल वहाँ पे मिला है। बट जितना वही मैं एक्सपेक्ट जितना करके था, उससे काफ़ी ज़्यादा मिला है। जैसे वो टेक्निक्स बता रहे थे, वो फीलिंग्स हो रही थी, और जो एंड में जो उन्होंने बताया था कि पूरी बॉडी में से करो, और आपकी अटेंशन और वाइब्रेशन, अटेंशन की वजह से वाइब्रेशन फ़ील होनी चाहिए, वो पूरी बॉडी में मैं लेके जा पा रहा था। अब इसमें ये करने के बाद मेरे को नुकसान नहीं कहूँगा, बट थोड़ा-सा नेगेटिव ये हुआ है कि मैंने सोचना स्टार्ट किया है कि सुबह मैं उठूँ और अपना खाना-वाना खाऊँ, अपना मतलब अर्ली मॉर्निंग बैठ जाऊँ अपना काम करने, और फिर शाम को अपना जल्दी काम करके थोड़ा सोशल टाइम देके अपना जल्दी सो जाऊँ। हुँ, तो मतलब पहले एक मेरा स्टैंडर्ड था, उससे ऊपर जो वो स्टैंडर्ड था जो घरवाले कहते थे होना चाहिए सोने का, और रूटीन वगैरह, और तीसरा जो स्टैंडर्ड है जो इसने मुझे सिखाया कि ऐसा भी हो किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा-सा उसमें रह गया हूँ कि भई कौन-सा करना चाहिए और मैं कौन-सा कर पा रहा हूँ। थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन मेरे लिए मेरे से एस्टेब्लिश हो गई है, बट कोई नहीं, वो तो मैनेज कर रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ मैंने देखी है कि ओवरऑल तो ठीक है, एक रिएक्शन और एक्शन वाली चीज़ होती है कि हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। अ, ये इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होके चीज़ें फ़ील करने लग गया था, वो भी सारे इमोशंस नहीं, कुछ इमोशंस। और जो ये एक्शन और रिएक्शन वाली चीज़ है, मैं छोटी-छोटी चीज़ों पे तो नहीं कर पाता हूँ एट प्रेज़ेंट। बट मैंने देखा कि जो बिल्कुल टॉप लेवल की जो मुझे पहले चीज़ें डिस्टर्ब करती थी, उसे मैं बिल्कुल सेंसेस सेंसेस नहीं, बट सेंसेस बंद करके उसे ऑब्ज़र्व कर पाता हूँ। जिससे जो ये चीज़ 2-3 बार हो चुकी है, जिससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो चेंज है। और ये चीज़ देख के मतलब फिर से क्यूरियोसिटी होती है कि एक बार अगली बार फिर जाएँगे और देखते हैं फिर, और हम क्या इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हुँ। देखिए, मैं अभी इतनी बार जा चुका हूँ, कर चुका हूँ, बट जितनी बार भी मैं जाता हूँ, उतनी बार मुझे लगता है कि यार अभी तक तो मैं गलत कर रहा था। अब मुझे समझ में आया है। हुँ। नहीं, काफ़ी अब लोगों मैं से सुना है मैंने। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा पात्र, हाँ। वो इतना बड़ा नहीं होता। जब पहली बार जाते हैं, वो पहले ही भरा होता है। हुँ। पहले ही भरा हुआ होता है, तो उसमें हम वहाँ से जो लेके आते हैं, वो थोड़ा-सी चीज़ लेके आते हैं। हुँ, फिर जब हुँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ती है, तो हमारा पात्र थोड़ा पुराना वाला खाली हो जाता है, तो उसमें और जगह बन जाती है। तो उसमें हाँ। और हम कुछ लेके आते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे करके ये मतलब पूरा तो इसमें कोई जान ही नहीं सकता। ये तो मतलब जिसने जान लिया उससे मतलब वो कोई कुछ नहीं जानता, वो तो शरीर ये वाली छोड़ चीज़। देगा शायद से। नहीं, नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं है। जो बोलता है मैं कुछ हुँ, जानता हुँ। हूँ, तो वो अच्छा, कुछ नहीं अच्छा। जानता। हुँ, और जिसने जान लिया वो तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं। हुँ। वो तो ये बोलेगा कि अपने अनुभव से सीखो। सही बात है। तो वो वाली चीज़ होती है। और इसमें जैसे देखेंगे कि धीरे-धीरे मतलब क्या होता है आपका, स जब आप साधना करते हैं, तो जैसे आपने अभी बताया अपना कि ये चेंजेज़ आए, तो ये चेंजेज़ हुँ, हुँ। आपने अटेंटिवली कुछ नहीं किया। जब आप हुँ। सुबह-शाम की साधना घर पे आके करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली हम क्या कर रहे हैं साधना में, हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो दीवार है, उसको उसको हटा रहे हैं, छोड़ दे, हाँ। उसको तोड़ रहे हैं। तो अ, अनकॉन्शियसली, अब मैं पहले अनकॉन्शियस को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा-सा, कि हमारे जितने भी
एक्शंस होते हैं वो सारे जो कंट्रोल करता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है। हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली अपने डिसीजंस ले रहे हैं, पर कॉन्शियसली हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे जो हमारा माइंड है वो वो बस अगर अवेयर है, वो कंट्रोल नहीं करता मैं कुछ। मैं अगर परसेंटेज वाइज में बात भी करूं तो मैं 10% बोल रहा हूँ, 10% भी नहीं है, वो 1% भी नहीं है। हम्म। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है या हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मेन माइंड हमारा वहां पे है। हम अपने माइंड का 1% भी यूज नहीं करते हैं। जो हम कॉन्शियसली अपने हम्म आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, आज के टाइम पे लाइफ में जो बहुत टॉप पे होगा, उसने सब कुछ अचीव कर लिया होगा, उसने भी अपने माइंड का सिर्फ 10% ही यूज किया होगा। बाकी हम्म 90% उसका भी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस पार्ट में होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदू ग्रंथ, मतलब हिंदू गलत पढ़ोगे, सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वगैरह पढ़ोगे, वहां पे कहीं पे भी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड यूज नहीं किया गया। वहां पे हम्म। अनकॉन्शियस माइंड यूज नहीं किया गया। उनके लिए सब कॉन्शियस है, क्योंकि उनके बीच में ये दीवार जो है वो दीवार रहती ही नहीं है, वो दीवार टूट जाती है। तो अच्छा। रिएक्शन, जब तभी तो हम मेडिटेशन में कर रहे हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप रात को सोए, आपको एक मच्छर ने काटा, तो आपका हाथ अपने आप जाके उसको खुजली करेगा, वहां पे उसको मारेगा, मच्छर को भगाएगा। अब आपसे सुबह उठ के अगर कोई पूछे कि भाई कि आपने कितनी बार मच्छर को मारा, आपको पता भी नहीं आपको मच्छर ने काटा है कि नहीं काटा। हम्म। इट्स जस्ट लाइक कि आपने कंप्यूटर को एक कमांड दी और वो आपसे नहीं पूछता कि ये कमांड सही है, अच्छी है या गलत है। आपने कमांड डाली, उसने उस पर एक्शन ले लिया, हम्म उसने उस पे एक्शन ले लिया। तो सेम हमारे साथ होता है कि हमने हमारा बिहेवियर पैटर्न इस तरह से कंडीशन हुआ है कि जो भी चीज हमें अच्छी लगती है वो हमें चाहिए, चाहे हम हम्म मेंटली माइंड से उस पर काम करें या ना करें। हम जितना मर्जी बोले ये चीज गलत है, बट वो अंदर से रिएक्शन वो निकलेगा। अब जो चीज हमें नहीं पसंद वो हमें नहीं चाहिए, बट वो कॉन्शियसली हमारे समझ में नहीं आएगा, वो हमारा सबकॉन्शियस पे बिहेव करेगा। जैसे कि आपको, आप सबको पता है कि हमें गुस्सा करना गलत चीज होती है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट सेम सिचुएशन हुई, हमने आज गुस्सा किया, फिर हमने हम्म अपने कॉन्शियस माइंड को समझाया कि नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन आएगी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हम्म ठीक है, हमने अपने कॉन्शियस माइंड को समझा दिया, बट दोबारा से सेम सिचुएशन बनी तो कॉन्शियस माइंड तो समझ चुका था, तो उसने गुस्सा दोबारा हम्म क्यों किया? क्योंकि गुस्सा करने वाला जो माइंड है वो है ही नहीं। इट्स लाइक एक हम्म घर है, एक घर के पीछे एक घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, और जो घर का मालिक है वो अंदर बैठा है। तो जो घर के अंदर मालिक है वो आया बाहर, उसने बाहर लड़ाई दंगा किया, उसने बाहर का माहौल खराब किया और अंदर चला गया। तो हम आके हम्म सिक्योरिटी गार्ड को समझा रहे हैं कि भाई लड़ाई नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना। तो जब जो घर का मालिक है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो करने वाला है, उस तक बात ही नहीं पहुंच रही, हम पश्चाताप कर रहा है, वो कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड। और जो हम्म जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो जो घर के अंदर है वो कर रहा है। तो उस तक जब वो बात ही नहीं पहुंच रही है तो उसको वो ठीक कैसे करेगा? तो इसीलिए हम बार हम्म बार एक गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में रोज गिरते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं नहीं गिरूंगा, फिर हम दोबारा उस गड्ढे में गिरते हैं। तो इसीलिए हम हम्म अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि हम अपने बिहेवियर पैटर्न को ही नहीं समझ पा रहे। जब तक हम अपनी समस्या के कारण को नहीं पहुंचेंगे, तब हम उसका निवारण कैसे कर देंगे? हम्म समस्या को खत्म करने के लिए हमें उसके कारण को जड़ से मिटाना पड़ेगा। और जो हमारी जड़ें हैं वो हमारे मन के भीतर है, और हम्म उनको बाहर निकाल फेंकने के लिए हमें अपने मन के अंदर झांकना पड़ेगा। और जब हम अपने मन के अंदर झांकेंगे तब हम देखेंगे कि हम प्रतिक्षण, एवरी मोमेंट, कि हमें या तो चाहिए या नहीं चाहिए, या तो मनचाही बात हो जाए पूरी और अनचाही हमें नहीं चाहिए। तो जब हम हम्म साधना करते हुए उसके बीच में समता लाते हैं, एक्सेप्टेंस लाते हैं, तब वो हमारा बिहेवियर पैटर्न चेंज होना स्टार्ट होता है। वो हम्म सबकॉन्शियस लेवल पे जब वो चेंज होना स्टार्ट होता है, तो धीरे 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 करने के बाद वो इतना हम उस लेवल पे आ जाते हैं। मतलब बहुत टाइम लगता है उसमें पहुंचने में, जिसकी मतलब कई जन्मों की तपस्या के बाद, कि आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस एक हो जाता है। हम्म तब फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता। फिर आपको कोई आके जितना मर्जी गुस्सा कर ले, आपको कोई गाली भी दे दे या कुछ भी कर ले, आप उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय आपको पता लग जाएगा कि जो सामने वाला है और जो मैं हूँ, हम दोनों एक है, हमारी एनर्जी हम्म सेम है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो उसने अगर मुझे बोला या कुछ भी किया, तो उसने अपने आप को बोला।
इट्स जस्ट लाइक अ बूमरैंग, कि अगर हम्म किसी ने तुम्हें हम्म कुछ दिया और आपने वो लिया नहीं, तो वापस उसके पास चला जाएगा एनर्जी। हम्म मतलब ये ना कि और एनर्जी ऐसे होती है कि हम अगर पॉजिटिव है और हम यूनिवर्स में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी मेरी एनर्जी से यूनिवर्स की एनर्जी कनेक्ट करेगी और सेम वो वापस मेरे पास आएगी, सेम हम्म एनर्जी, और वो बढ़ के आएगी। जैसे होता है ना, वो, और अगर मैं नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ तो नेगेटिविटी बढ़ के मेरे पास आएगी। जैसे कोई आम का पेड़ है, होता है, मतलब जो भी विनर्म होता है वो झुक जाता है हम्म, ना। आम का पेड़ है हाँ, तो वो जो भी ज्यादा फल आम देने लगे वाला हुए हैं पेड़ है, उस पे वो, हाँ, वो झुक जो भी जाता है। फल देने वाला पेड़ होगा, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरों के लिए दे रहा है, वो झुका हुआ होगा। और जो भी हम्म अकड़ के चौड़ा के चल रहा होगा, तो सबसे पहले वही कटता है, क्योंकि उसी के फर्नीचर सबसे अच्छा बनता है। हम्म तो हम्म इस तरीके से साधना के थ्रू हम अपने सब कॉन्शियस सबकॉन्शियस की दीवार जब तोड़ देते हैं, तब हमें रियल पर्सपेक्टिव नजर आने लगता है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शंस होता है वो 4 स्टेज में होता है, हमें पता नहीं चलता। हमारे लिए तो हम्म। ये हुआ है कि हमने कुछ, मतलब कुछ भी हुआ और हमने रिएक्शन दिया, बट इट इससे इज अ इससे 4। मुझे पता है कौन सी फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हो। इससे पहले मैं वो बताना चाहूंगा, एक फ्री विल जो होती है, आप कह रहे हो कि हम अपने एक्शंस नहीं लेते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें बेसिकली क्या किया था, हमारे ब्रेन पे सेंसर्स लगाए थे और हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसकी फाइंडिंग्स ये मिली थी कि जब हम हमें पता चलता है कि हम डिसाइड कर चुके हैं चीज़, उससे पहले हमारी बॉडी डिसाइड कर लेती है और फिर हमें जवाब की अवेयरनेस आती है। तो ये फ्री विल वाली चीज़ वहीं डिबंक हो गई थी कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारी बॉडी सब कुछ डिसाइड कर लेती है, फिर एंड में हम कॉन्शियस ब्रेन को अवेयर करती है कि भाई हाँ, ये डिसीजन है, और फिर हम वो डिसीजन ले लेते हैं। चाहे हम बिल्कुल। कितना ही इसमें उसे चेंज करने का ऑन द स्पॉट ट्राई कर लें, बट वो एक्चुअली हमारी बॉडी कर रही होती है, कॉन्शियस हम नहीं कुछ कर सकते। हम वो कॉन्शियस बॉडी सिर्फ किस अवेयर हो सकते हैं। वो बॉडी कर किस ले रही होती है? बॉडी कर रही होती है मेमोरी के बेस पे। हुँ, बॉडी जो वो डिसाइड करती है वो मेमोरी के बेस पे करती है, और मेमोरी भी परमानेंट नहीं है। ये एक हुँ। एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक घर में कैमरा लगाया गया था, एक इंसिडेंस हुआ, 2 लोग वहाँ पे थे, और उनसे डेली बेसिस पे पूछा गया कि क्या हुआ है। तो जब वो 1 महीने बाद उन्होंने जो बात बोली और जो 3 महीने बाद जो बोली, उनमें दोनों की बातों में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गए। क्योंकि हाँ। टाइम के साथ हमारी मेमोरी फेड आउट हो जाती है। जब टाइम के साथ हमारी मेमोरी फेड आउट होती है और हमारे 100% डिसीजंस मेमोरी के बेस पे होते हैं, वो जब मेमोरी ही परमानेंट नहीं है, तो हम डिसीजन सही ले कैसे सकते हैं? हुँ। और इसमें जो आप कह रहे हैं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, इनमें शायद 2 और भी होते हैं, जिसमें अनकॉन्शियस होता है और एक सुपर कॉन्शियस होता है। हाँ मैंने जी। साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, हॉबी रीडिंग ही की है, हुँ, तो हाँ, वो हुँ। चीज़ है। नहीं, वो होता है, बट आप उसको एक ही में काउंट कीजिए। हुँ। क्योंकि मैंने क्या बोला ना कि हमारे सनातन धर्म में जो बताया गया है कि वो पूरा एक ही है। हुँ। हम इतने, मतलब हम, अगर आप ऐसे मैं बताऊँ कि हमने अपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। तो हम वो चीज़ देखना भूल गए, क्योंकि हमने अपने शरीर को ही सा ऐसा होता है ना कि अब आप ऐसे देखो, मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ आपको कि जैसे हम साधना करने बैठते हैं और हम अब बचपन से भगवान की पूजा करते आए हैं, तो हम आँख बैठ बंद करके उन भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद वो भगवान की मूर्ति आपके सामने आके बैठ जाएगी, या वो ही इमेज आपको दिखने लगेगी। हुँ, ठीक है ना? तो हमने जिस चीज़ को ज़्यादा साध लिया, वो ही हम वो ही बन जाते हैं। हुँ, अगर हमने अपने आप को शरीर मान लिया, तो हम शरीर हो गए। हम किसी भी चीज़ के साथ अपनी श्रद्धा को जोड़ देते हैं, वो चीज़ सच हो जाती है। जैसे कि ये मेरी लकी टी-शर्ट है, ये मैं पहन के कहीं हुँ। जाता हूँ तो मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। ये, मतलब ये मेरा मतलब कुछ भी चीज़ें हम जिसमें भी श्रद्धा हाँ, जोड़ देते समझ हैं कि गया, मैं ये समझ गया। स्टोन्स होते हैं, जो स्टोन्स हम पहनते हैं, हम उसमें श्रद्धा जोड़ देते हैं कि ये मैं पहनूँगा तो मेरे साथ अच्छा होएगा। तो हम किसी के साथ जिस चीज़ भी साथ हम कुछ जोड़ रहे हैं, वो हमारे साथ होने लगेगा। वो क्या होता है कि हमारा स्वभाव, जो हमारा मेन स्वभाव है, वो ही साक्षी है। हम हुँ, उसको किसी के साथ भी जोड़ देंगे, तो वही होने लग जाएगा। हम उसको शरीर जोड़ के साथ जोड़ देते हैं, हम शरीर के प्रति आ जाते हैं। हम उसको मन के साथ जोड़ देते हैं, तो हम मन के साथ आ जाते हैं। हम भक्ति के हुँ, साथ जोड़ देते हैं, हम भक्ति के साथ आ जाते हैं। तो हम जिस भी चीज़ को मानने लगेंगे, हम वो हो जाएँगे। तो मतलब इसमें अष्टावक्र का एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि
उन्होंने एक अष्टावक्री ऐसे हैं एक जिन्होंने अलग से गीता है ना, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता है। वो तो रखी है मेरे पास, अष्टा पढ़नी है मेरे को, अभी पढ़ी नहीं है। हाँ, मैं उसमें बता रहा हूँ कि एक वो ही हैं हम्म। जिन्होंने हर प्रकार की साधना करी। हम्म। मतलब वो हर साधना से टॉप पे पहुंचे और फिर वो वापस नीचे आए। तो उन्होंने मुस्लिम प्रकार से भी करी, हिंदू वाली भी करी, और सखी वाली भी करी, मतलब कई उसमें करी। तो उन्होंने उस एक एक्सपीरियंस था कि उन्होंने एक उसमें जब एक साधना करी जिसमें एक संप्रदाय होता है, सखी संप्रदाय कोलकाता में। तो उसमें वो कहता है कि शरीर, उसमें वो सबको शरीर मतलब होता है कि सिर्फ कृष्ण ही मेल है, बाकी सब फीमेल है। तो हम्म। जब अष्टावक ने वाली जब साधना करी, तो उसमें, सॉरी मैं अष्टावक्र बोल गया हूँ, नाम मैंने गलत लिया। इसमें ये है आपका रामकृष्ण परमहंस, अच्छा। जो ये है इन्होंने। तो इन्होंने जब वो साधना करी, तो उसमें उन्होंने अपने आप को शरीर ही नहीं माना। वो मेल थे, तो उसमें वो उसमें उस समुदाय में सब अपने आप को फीमेल मानते थे। तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए कि वो फीमेल की तरह एक्ट करने लगे, फीमेल की तरह रिएक्ट करने लगे। तो जब हम्म। आपने अपने आप को शरीर ही नहीं माना, आत्मा माना, तो आपका शरीर भी बदल जाएगा। हम्म। इस तरह से रहता है। इसमें काइंड ऑफ लास्टली इस सेगमेंट में दो क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो बाद में पूछूंगा। पहले तो धम्मा क्या होता है, और क्या धम्मा और धर्मा सेम होता है? और दूसरा क्वेश्चन है कि विपासना की टेक्निक को जो कोई जो कोर्सेज होते हैं, उनकी स्टेजेस क्या होती है, जो आपने काफी आगे कहे हैं। देखो, धम्म और धर्म एक ही चीज होती है। आज के हम्म। टाइम पे धर्म को संप्रदाय के साथ जोड़ दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हाँ को जो हम हाँ। जोड़ते हैं, वो धर्म हम्म। नहीं है, वो संप्रदाय है। और धर्म का मतलब होता है धारण करना। हम्म। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना, पानी का धर्म है ठंडा और शीतल करना। हम्म। तो ये धर्म होता है, किसी का जो भी स्वभाव होता है, किसी भी चीज का जो स्वभाव है वो उसका धर्म होता है। हम्म। बट हमने आजकल उसको संप्रदाय के साथ इतना जोड़ दिया है कि धर्म का पर्यायवाची ही, मतलब धर्म का जो मीनिंग हो गया है वो ही हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन चुका है। वो हम्म। संप्रदाय है, और धर्म का मतलब होता है स्वभाव। रिलीजन है वो, संप्रदाय और रिलीजन हुआ। रिलीजन रिलीजन हुआ, और धर्म का मतलब हम्म। होता है स्वभाव हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया, किसी भी चीज वे का ऑफ जो लाइफ। बिहेवियर, वो उसका धर्म होता है। हाँ नहीं, ये तो धर्म का कंफ्यूजन अंग्रेजों ने पैदा की है, इसका हम्म भी कभी करेंगे इलाज, बट हाँ। तो धर्म ये होता है। और विपश्यना की अगर हम स्टेजेस की बातें करें, तो विपश्यना नहीं, मतलब हम ध्यान की बातें करें तो विपश्यना, हम जब एक 10 डे कोर्स करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 तरह की साधना सिखाई जाती है। एक होती है आनापान, हाँ, दूसरा आनापान, आना विपश्यना और आनापान, विपश्यना हाँ। और मंगल मैत्री। हाँ, मंगल मैत्री। तो ये 8 इयर्स की एज से बच्चों के लिए शुरू हो जाता है। आनापान हम्म। कोर्सेज होते हैं, 1 डे कोर्सेज होते हैं बच्चों के लिए। 8 साल के 8 साल से 13 साल तक के बच्चों के लिए 1 डे कोर्सेज होते हैं। वो सिखाए जाते हैं। और उसके बाद 11 साल से 14 साल के बच्चों के लिए 2 डे कोर्स होता है, एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम कोर्स होता है। उसमें भी आनापान ही सिखाते हैं। 14 ईयर्स से 18 ईयर्स के लिए टीनेजर्स कोर्स होता है, 7 डेज का वो प्रोग्राम होता है। वो बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग होता है। 7 डेज प्रोग्राम होता है। उसके बाद 18 प्लस के लिए आपका जो ये 10 डे कोर्स होते हैं, ये होते हैं। हमारे वाले स्टार्ट हो जाते हैं। सेम हो जाते हैं, 18 के बाद 10 डे कोर्सेज हम्म। स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद एक इनमें सती पठान का 7 डेज का कोर्स होता है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है 3 10 डे कोर्स और एक सेवा। सेवा का मतलब होता है कि अगर आपने 10 डे कोर्स कर लिया है, अ, 2 10 डे कोर्स कर लिए हैं, तो आप जाके वहाँ पे सेवा दे सकते हैं। मतलब जो भी वहाँ अच्छा। साधना करने के लिए आए हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, कि उनको रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और खाने हम्म। पीने में कोई तकलीफ तो नहीं है। तो वहाँ पे आप जिसने भी 2 10 डे कोर्स कर लिए हैं, वो सेवा दे सकता है। तो और हम्म। सती पठान के लिए आपको 3 10 डे कोर्स और एक सेवा अगर आप देते हैं, तो आप सती पठान के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट कोर्स से सती पठान तक जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी घर पे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम कंटिन्यूटी होनी चाहिए मेडिटेशन की, हम्म। सती पठान के लिए।
अच्छा। उसके बाद आपका 20 डे कोर्स आता है। 20 डे कोर्स के लिए आप सती पठान में क्या होता है एग्जैक्टली बाकियों से अलग? सत, सती पठान इट्स ए थ्योरी कोर्स, मतलब इसे थ्योरी, मतलब जो हम्म विपश्यना कितने प्रकार की होती है, ध्यान कितने प्रकार का होता है, मतलब इसमें अभी तक हम 10 डे कोर्स में जो करते आए हैं हम इसमें खुद कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी है हम अनुभव पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें थ्योरी हम्म। पार्ट थोड़ा बताया जाता है कि उसमें बुक मिलती है हमें, फर्स्ट डे पे ही हमें बुक मिल जाती है। तो जो हमारा छुट्टी का समय होता है, जो भी हमें फ्री टाइम मिलता है उसमें हम बुक रीड करते हैं। और इवनिंग में टीचर जो गोइंका जी गुरुजी आते हैं, वो वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं। इट्स लाइक चैप्टर कि हम अपना बुक पढ़ के गए हैं और उन्होंने उस बुक को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी उसमें। हम्म। तो उसमें ध्यान के प्रकार के कितने तरह की विपश्यना होती है, वो सब होता है, तो उस तरह की थ्योरी वो है सती पठान। सती का मतलब होता है जागरूकता। हम्म। हुँ। और फिर 20 डे कोर्सेज में शायद इससे ज़्यादा के भी फिर होते हैं बाद फिर में। 20 डेज़ कोर्स होते हैं, 20 डेज़, 30 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़, ये कोर्सेज़ होते हैं। तो 20 डेज़ के लिए एलिजिबिलिटी होती है आपकी 2 साल तक सुबह-शाम कंटिन्यू मेडिटेशन घर पे, 5 10 डे कोर्स, 1 सेवा, 1 सती पठान। तो आप 10 20 हम्म डेज़ के लिए एलिजिबल हैं। फिर ऐसे ही ये आगे एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है, 30 डेज़ के लिए, 40 डेज़ के लिए, अ, 30, 45 और 60 के लिए। इस तरह से रहता है। और आपने अभी तक कौन सी की हैं? आपने 2 बताए थे 10 डे। मैंने 10 डेज़ करे हैं, सती पठान किया है अभी, सेवा की है। 20 डेज़ मेरा अभी हुआ नहीं है क्योंकि मेरा कंटिन्यूटी मतलब टू सुबह-शाम 2 साल तक की नहीं हो पाती, वो ब्रेक हो जाता है। और एक अच्छा। स्पेशल कोर्स भी होता है, एक स्पेशल कोर्स भी होता है, वो भी 20 डेज़ की कैटेगरी का होता है, मतलब उसमें जो कंटेंट है और जो इंटेंसिटी है वो 20 डे कोर्स की होती है, बट उसमें वो होता 10 डेज़ के लिए। वो 10 डे स्पेशल कोर्स अच्छा। के नाम पे होता है। तो उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहता है कि आपके 3 उसमें आपके 3 10 डे कोर्स होने चाहिए, और नहीं 5 डे, तो क्राइटेरिया वही होगा, 5 10 डे कोर्स होने चाहिए, और वही एक सेवा, एक सती पठान। तब वो 10 डे स्पेशल के लिए हम्म। आपको सकते हैं। और मेरा ओके। भी वो कंटिन्यूटी मेरी पूरी नहीं बन पा रही है, तो इसलिए मैं अभी 20 डे के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूँ। और अगर बिगिनर बिल्कुल देखे कि 1 साल में वो कितने कर सकता है, तो अराउंड जैसे 3 जनवरी मंथ्स में। में 3 हाँ, मंथ्स के गैप जनवरी पे में आप 1 कर लिया, फिर फ़ेब में नहीं किया, मार्च में नहीं किया, अप्रैल में नहीं किया। अप्रैल में, हाँ, तो मतलब अप्रैल में 3 मंथ्स किया? में आप कर सकते हो। हाँ, मतलब कर सकते हो ना, आप जनवरी में आए तो 15 जनवरी तक आप वापस आ गए, तो 15 अप्रैल में आप हुँ। दोबारा चले गए। तो 3 मंथ्स के गैप पे अच्छा, आप अच्छा। कर सकते हो। तो 3 मंथ्स का गैप अंदर ज़रूरी होता है। वो एप्लीकेशन मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। साल बेसिकली में 4 3 4 कोर्स कर सकते 3 हैं। या 4 कर सकते हैं। 4 कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं। जैसे आपने जनवरी में कोर्स किया, तो आप फरवरी में सेवा दे सकते हो। हुँ। फिर अच्छा, आप अप्रैल अच्छा। में कोर्स कर सकते हो। मतलब आप सिटिंग हुँ। साधना के लिए बैठेंगे, तो साधना में आप 4 कर सकते हैं। सेवा दे रहे हैं, तो बाकी तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हुँ। और वही सेवा भी मैटर करती है, पर मेन चीज़ है अपनी साधना। हाँ, हुँ। सेवा में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, साधना से हाँ। ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि जब आप सेवा करते हैं, तो सेवा में, क्योंकि एक्चुअली साधना तो हम वहाँ कर रहे हैं, बट हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो अपने जीवन में करना है जब हम बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पे हुँ। माहौल ऐसा होता है हमारे साथ, और कई सेवक होते हैं। अब मेरी हमारी किसी सेवक के साथ नहीं बन रही, मतलब हम उसको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो इरिटेशन होती है। हुँ। कुछ हाँ। साधक ऐसे आए हैं कि उनको वो सुनते ही नहीं है, टाइम पे नहीं आते, तो इरिटेशन होती है। हुँ। तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को बैलेंस में कैसे रख पाते हैं? हम अपने अंदर मैत्री कैसे रख पाते हैं? तो वो हुँ। हमें प्रैक्टिकल एक्सपोज़र देता है कि जो हमें बाहर लाइफ़ में आके क्या करना है। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सेवा होता है। तो सेवा करने से आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है, साधना से भी ज़्यादा ग्रोथ सेवा से मिलती है हमें। हुँ। और सेवा का नंबर भी ज़्यादा किया जा सकता है अगर टाइम है तो। वो कर सकते हैं, वो हुँ। आप कर सकते हैं। इसमें काइंड ऑफ लास्ट सेगमेंट में हम आते हैं। कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस हैं और आप ब्रीफ आंसर दे देना। फॉर एग्ज़ाम्पल रीइन्कार्नेशन या फिर पुनर्जन्म पे आपका क्या मानना है? आपको पर्सनल क्या मानना है? पुनर्जन्म होता है, और मतलब ऐसे बोलेंगे कि जो रीबर्थ होता है, और इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा जो जन्म होता है, मृत्यु के बाद जो दूसरा जन्म होता है, वो हम खुद हुँ। क्रिएट करते हैं। वो कोई दूसरा नहीं अच्छा। होता,
हम अगले जीवन में क्या बनेंगे वो और कोई डिसाइड नहीं करता, हम खुद डिसाइड करते हैं। क्योंकि हमारे चित्त की अवस्था आखिरी क्षण में कैसी है वो डिसाइड करेगी कि मेरा नेक्स्ट जन्म क्या बनेगा। इस ईयर एंड पे मेरी फर्म की बैलेंस शीट अगर लॉस में है तो हम्म अगले ईयर पे जो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी वो भी लॉस में ही जाएगी। अगर मृत्यु के क्षण में मेरी मन की अवस्था में बहुत गहरा विकार जागा हुआ है, मैं बहुत दुखी हम्म हूँ, तो अगले जन्म में भी मैं वहीं पैदा होऊंगा, जब भी होऊंगा तो मैं भी दुखी होऊंगा। तो मेरी चित्त की आखिरी क्षणों मृत्यु के क्षण की जो अवस्था होती है वो डिसाइड करती है कि मेरे नेक्स्ट बर्थ में मेरा क्या होगा, मतलब मैं कहाँ लूंगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं इस साल में मेरी बैलेंस शीट जो क्लोज हुई वो लॉस में है तो जो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी वो लॉस में होगी। बट मैं अच्छा काम करके, साधना करके जैसे उसको पॉजिटिव में ले जा सकते हैं। अपने कर्म को काट के तो मैं पॉजिटिव में उसको ले जा सकता हूँ। जैसे कोई जब हम्म। कोई पैदा होता है उसके साथ सिर्फ एक ही चीज आती है, उसकी कुंडली। कुंडली होती है हम्म ना, बच्चे की कुंडली होती है, तो उस कुंडली में क्या होता है, हम्म उसमें लिखा होता है कि भाई इसके साथ इस एज में ये हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो क्या होता है, हमने जो अपने साथ मृत्यु के साथ हम अपने साथ क्या लेके गए, अपने कर्म ही तो लेके गए ना। तो जो हमारा कार्मिक बैलेंस हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हुआ, जो प्लानिटरी सिचुएशंस थी, बाकी जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, जो न्यूमरोलॉजी थी, ये सब साइंस है। इनके साथ मिलके एक नेक्स्ट चीज हमें वहां पे पता लगी कि ये नेक्स्ट मेरे साथ होने वाला है। बट मैं जब अपनी साधना कर रहा हूँ, मैं कुछ कर्म, मतलब नया कोई कर्म बना नहीं रहा और मैं पुराने खत्म करते जा रहा हूँ, तो मैं हम्म उन अपने कर्मों को काटता जा रहा हूँ। तो हमारी कुंडली में कुछ चीजें होती है कि ये था कि ऐसा होना है पर वो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने उसको खत्म कर दिया। और जिस चीज को मैं खत्म नहीं कर पाया वो सेम चीज हो गई। तो इसलिए हम्म। हम किसी को भी दिखाते हैं कि ये कुंडली की कुछ चीजें ठीक हो जाती है, कुछ चीजें ठीक नहीं होती। तो जो बात बनती है उसे ऐसा लगता है। पर मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि पुनर्जन्म होता है, और जब तक अच्छा। ये चलता ही रहेगा, ये चल कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, ये चलता रहेगा जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाएगा। हम्म। और जन्म इसमें मृत्यु। पुनर्जन्म जो आपने बताया कि कंटिन्यूस चलता रहता है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी सोल बॉडी से ऊपर चली जाती है, तो क्या वो सोल जब रीइंकार्नेट होती है या फिर से जन्म लेती है, तो वो पास्ट में भी जाके जन्म ले सकती है, हाँ या ना? क्योंकि पास्ट में इसका डिपेंड मेरे को करता है इसका ना आइडिया कि नहीं। उस डायमेंशन में भी टाइम चलता है या नहीं चलता है। अगर वो टाइम से इंडिपेंडेंट है तो पास्ट में ले सकती है, अगर टाइम से डिपेंडेंट है तो फ्यूचर में ही ले सकती है सिर्फ। अगर आप बात करें तो मैं बोलूँगा टाइम ही कांस्टेंट नहीं है तो। नहीं वो तो है, बट वो तो हमारे डायमेंशन में तो है ना कांस्टेंट। हमारे डायमेंशन में है ना, तो जब डेथ होने के बाद जो नेक्स्ट जन्म आएगा वो तो हमें पता ही नहीं है ना। अब जिस चीज का मैंने अनुभव ही नहीं किया तो मैं नहीं बता सकता ना। नहीं वो वो तो तो मैं देखो, पर्सनल पर्सनल थ्योरी कह रहा हूँ। मैं पर्सनल में इसमें बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि पास्ट में होता है फ्यूचर में उसमें होता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि होता है। होता है बट होता है वो मैं मान गया, बट उसमें ये चीज आएगी ना कि अगर मैं मरता हूँ तो उसके बाद जो वो सोल है वो आगे ही तो लेगी जन्म। अगर आप होता है बोलोगे और आप ये कहोगे कि वो इंडिपेंडेंट है टाइम से, तो वो तो इन डेफिनेशन है ना कि वो पास्ट में भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर बिल्कुल हो सकता अगर आप कह रहे हो कि पास्ट में हो सकता है, तो फॉर इसका मतलब ये हो सकता है ना कि अम, एक सोल मल्टीपल बॉडीज में एक एक टाइम पे हो सकती है। है। देखो ये समझो मैं एक कहाँ थ्योरी जाना है। चाह रहा हूँ। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ हम्म। गया कि मैं एट प्रेजेंट यहाँ पे भी हूँ, दूसरे रेल में भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, रेल्म नहीं कह रहा मैं। अगर अर्थ हाँ को ही देखें हाँ और हाँ। मान लो 2001 में मैं पैदा होता हूँ, 2010 में मैं चला जाता हूँ, और हम्म। वो जो सोल है वो कभी भी जन्म ले सकती है, तो उसकी मुझे वो 1990s में मिलेगी, 2000 में मेरे साथ वाले के साथ ही लेगी, या फिर 2010 में जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद लेगी। हम्म। देखो इसका मेरे पास ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि ऐसा हो हाँ समझ गया, होता है। आपको समझ गया। हाँ। तो देखो पॉसिबिलिटीज, देखो साइंस के हिसाब से जैसे उन्होंने टाइम मशीन्स वगैरह क्रिएट किए हैं कि हम पास्ट में भी जा सकते हैं या वैसे कर अभी तो सकते हैं नहीं तो किए हैं, अभी तो नहीं मतलब किए हैं। वो ट्राई चल रहा है, तो मूवीज वगैरह में आता है तो ट्राई चल रहा है उसमें कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। बट एट प्रेजेंट
मेरे अकॉर्डिंग जो सोल की जो जर्नी होती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे कहती है, सोल की जो जर्नी होती है वो फॉरवर्ड मूविंग होती है। मतलब आपका वहां से बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी आपका हो सकता है, पीछे भी जा सकते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं उस सोल की बात कर रहा हूँ कि वो जो काम कर रही है अपने आप को मुक्ति की तरफ लेके जाने के लिए। पर इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। आप कह रहे हो कि सोल फॉरवर्ड मूविंग है। मेरे हिसाब से जो मेरी टाइम की अंडरस्टैंडिंग है, अगर उस रेल्म में जिसमें सोल एग्जिस्ट कर रही है वो इंडिपेंडेंट है, मान लो उसका अलग टाइम भी है, तो ऐसा हम्म। हो सकता है कि वो हमारे तो पास्ट में है बट उसके लिए टाइम फॉरवर्ड ही मूविंग हो। हाँ, मैं ऐसा भी वही हो चीज बोल सकता रहा है, हूँ। मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ जिससे कि इसमें। उसे अल्टीमेटली मोक्ष मिले। हाँ, देखो क्या होता है कि एट प्रेजेंट हम देखा जाए तो हम है तो एनर्जी। हम्म। ठीक है, तो जो हमारी सोल है, अगर मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं अवेयर हूँ कि मुझे मोक्ष के लिए जाना है और मैं हमेशा साधना में ही हूँ और मैं उसी में आगे प्रगति कर रहा हूँ, तो हम्म। हमारा जो अगला जन्म होगा वो कहीं पे भी हो, वो उस हम हमारा जन्म उस स्टेट में होगा, वहां होगा जहां से मैं अपनी साधना में आगे और प्रगति कर सकूं। जो मनुष्य का जन्म है, और सिर्फ एक मनुष्य का जन्म ही ऐसा जन्म है जिससे हम अपने आप को मोक्ष के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि हम और अवेयरनेस ये ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे तब। क्योंकि क्योंकि हम माइंड हमारे पास ही है ना। बाकी अगर आप हम्म। देखे जाओगे तो जितने भी आपके पशु हैं, मतलब हमारे जो सेंसेस हैं, अवेयरनेस का हमारे लेवल पास बहुत कम है। फाइव सेंसेस, सिक्स सेंसेस हमारे पास है। बाकियों में देखोगे तो थ्री सेंसेस है, फोर सेंसेस है, पर माइंड नहीं है। मतलब वो हम्म। जिससे हम चीजों को हम राइट एंड रॉन्ग हम जज कर सकते हैं, वो सारी चीजें उनके कॉन्शियस का पास, लेवल कम है वही। कॉन्शियसनेस का लेवल कम है। तो उसमें धीरे धीरे मैं पॉइंट भूल के मैं कहाँ से बोल रहा था इस चीज में। कॉन्शियसनेस और वो सोल। हाँ, हाँ, तो इसमें तो उसमें जैसे फॉरवर्डिंग आप बता रहे थे मुझे, उसमें मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे ही हम अपनी लाइफ में साधना की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट पथ होता है तो वो भी हमारा साधना की प्रगति में होता है। जैसे अगर आप उसमें देखोगे कि हमारी सोल की जो जर्नी होती है, उस जर्नी के का वो इतने जन्म होते हैं, जो हमारी एज होती है, जब मतलब हम एट प्रेजेंट यहाँ पे हैं, वो उससे मैटर नहीं करती है। वो ये लाइफ जो है वो बहुत छोटी है, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बर्थ होता है, वो बहुत छोटा होता है। सोल की जर्नी हम्म। बहुत चली जाती है। तो सोल अभी एट प्रेजेंट अगर हम ह्यूमन बर्थ की बात करें तो हम एक सेंटर पॉइंट पे होते हैं। बिल्कुल, वहां से हमें कितना ऊपर जाना है, अपने रास्ते को आगे तरक्की करने के लिए पॉजिटिविटी की तरह अपनी ग्रोथ के लिए लेके जाना है, और हमें वहां से कितना नीचे लेके जाना है, कि हम कितना नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है। तो अगर हम सेंटर पॉइंट पे हैं, तो हम जो मनुष्य का बर्थ मिला है, यहाँ से हम सेंटर पॉइंट में हैं, यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ से हम नीचे भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पुराना कार्मिक बैलेंस क्या चलता आ रहा है। हमने सही पहले बात है। कोई पत्थर की लकीर वाले कर्म किए हुए होंगे, तो हमें वो नीचे की तरफ ले जाएगा। हमें हो सकता है कि पीछे कहीं और ले जाए, कि जहाँ से हमें को और ऊपर आने में बहुत टाइम लगे। और कुछ मैंने अच्छा करता आ रहा हूँ तो वो मुझे ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो हम्म। मतलब ये, मतलब अभी हम इसमें कुछ क्लियरली नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। वो आपके कार्मिक बैलेंस की जो जर्नी चलती आ रही होगी, उसी के बेसिस पे डिफाइन होगा कि क्या होता है। क्योंकि जो मैं ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ ना, उसका अल्टीमेट गोल यही है कि फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सोचते हुए, एक घर में ऐसा भी हो सकता है कि सबकी सोल्स एक ही सोल हो, क्योंकि सिर्फ इस रीजन से क्योंकि वो पास्ट में जा सकता है अर्थ के रिलेटिवली। नहीं, जैसे मैं मेरे बता को रहा था 2000 में पैदा होते हैं, 2010 में हम्म, जाते हैं, तो अगर हम्म, वो सोल 2002 में पैदा होती है, फॉर एग्जांपल उसका भाई है, भाई जो है मतलब हम्म, बहुत उससे कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ही उसकी फैमिली में हो जाता है, बट फॉर एग्जांपल अगर भाई है तो फिर वो उनकी दोनों की सोल सेम हुई। बट जो वो है क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल वाली चीज है जो मोक्ष की तरफ क्लोजर है, वो 2002 वाली हुई। मे बी इसीलिए कुछ रीजन से लोगों को ओल्ड सोल कहा जाता है, कुछ को। नहीं, नहीं, ओल्ड सोल तो होती है कि देखो, ओल्ड सोल इन द सेंस के एक, अब कोई आज अभी पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, और उसने पुराने जन्मों में कुछ इतना ऐसे साधना करके, इतना कुछ करके वो आया है, तो उसको बचपन में ही वो अपने जो काम करेगा वो ऐसा करेगा, तो वो इतना प्योर होगा, वो जो बोल रहा होगा वो हो रहा होगा।
तो वो बोलता है कि प्योर सोल है, प्योर सोल है और ओल्ड सोल है, प्योर क्योंकि वो सोल। अब ऐसे अब देखा जाओगे तो एज वाइज देखे जाएंगे तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो जो कोई हमारे से कोई बहुत बड़ा होगा, कोई एजेड होगा जो 60+ ईयर्स का होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी नहीं होगी जितनी उस बच्चे की होगी। तो जो हो सकता एज में बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसने उसका अ, जो 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 उसका क्या बोलेंगे इसको, है। कार्मिक बैलेंस, जो अंडरस्टैंडिंग। उसका जो हाँ। अंडरस्टैंडिंग है, जो वो अपने साथ लेके आ रहा है, जो कैरी करके आ रहा है अपना, वो उससे ज़्यादा ग्रोथ में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हम्म यहाँ पे उस बच्चे की जो जर्नी चलती आ रही है, वो ग्रोथ में उस बड़े से भी आगे निकल जाएगा। और जो बड़ा है, हम हम्म इसे कहते हैं ना कि लिटरेट होता है, कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि मतलब वो अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, वो चीज़ें होती हम्म हैं। हम्म 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 तो इस तरह से हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि सोल, प्योर सोल पे डिपेंड करता है, कि अगर आप छोटे बड़े का वहाँ मतलब नहीं रहता। इसमें मैं ना आपको एक वीडियो भेजूंगा, द एग करके है यूट्यूब पे, किड्स के साथ यूट्यूब चैनल की। उसमें थोड़ा सा और एनिमेटेड बता रखा है, तो उसमें आपको पता चलेगा। जी। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कर्मा होता है, तो ये मान्यता है सिर्फ, या कोई कोई एक्चुअल मैकेनिज्म होता है जिसका अगर थॉट प्रोसेस सोचा जाए तो सोच मतलब किया जा सकता है? क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं और लाइफ में कहते हैं यार हम कर्मा इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमने इतना गलत होते हुए देखा है और कभी उसको उसका फल भुगतते हुए नहीं देखा। और दूसरे ऐसे भी सोचे कि हम कर्मा मानते हैं क्योंकि हमने अपने सामने जो किसने किसी का गलत किया है वो सामने उसका रिजल्ट होते हुए देखा है। तो कर्मा वाली चीज़ एक कोइंसिडेंस है, एक्चुअल मैकेनिज्म है या मान्यता है? क्योंकि अगर मैकेनिज्म है तो इसका कुछ काइंड ऑफ मैथमेटिकल कुछ बनाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कर्मा इज अ फैक्ट, मैं से बोलूँ हुँ, तो ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है कि हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम अपने साथ, हमारी जो सोल जो अपने साथ कैरी करती है, वो सिर्फ कर्मास को ही अपने साथ कैरी करती है। और जो रही बात कि किसी ने बहुत गलत किया और उसको उसका फल ही नहीं मिल रहा और वो लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो इसका साथ क्या होता है, ये इसमें देखो क्या होता है, आपका 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे: संचित कर्म, प्रारब्ध और संचयी मान। जो अभी अच्छा। एट प्रेजेंट हमारे साथ हो रहा है, वो हमारा प्रारब्ध है, जिसको हुँ, हमें भी फल मिल रहा है। मतलब हम एट प्रेजेंट जिस भी सिचुएशन में हैं, तो वो कर्म हम पहले कभी कर चुके, इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसका फल हम अभी भोग रहे हैं। संचित का मतलब कि कर्म हो चुका है, बल फल मिलेगा। मान लो कि एट प्रेजेंट मैंने पिछले जन्म में मैंने कुछ एक बहुत अच्छे काम किए थे, तो मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बट करंट टाइम में मैंने बहुत गलत काम किए, इस जन्म में हुँ, हुँ, मैंने हुँ, बहुत गलत काम किए, बट मेरा पुराना था जो अच्छे काम का था, उसका लेवल स्ट्रांग है। तो इस जन्म में मैं उसका फल भोग रहा हूँ और मेरे साथ अच्छा चलता आ रहा है। बट मैंने इस जन्म में जो बुरा किया, बट सामने वाले को लग रहा है मैं जन्म में तो बुरा कर रहा हूँ, बट मेरे साथ कुछ गलत, मतलब इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा गलत, वो अच्छा अच्छा चलता रहा है। तो वो उसके साथ जो उसका टाइम आएगा, मतलब जब इसका ये अच्छा वाला टाइम खत्म होएगा, तब उसको उसका हुँ, रिजल्ट आना मिलेगा संचित वाला। और संचयमान हो गया कि जो अभी हम कर्म करेंगे, उसका जो फल बनेगा। तो संचयमान बाद में जाके कन्वर्ट होगा संचित में, और संचित कन्वर्ट होगा प्रारब्ध में। तो ये साइकिल है। हुँ, इस साइकिल के बेसिस पे हमारे कर्म का बैलेंस चलता रहता है। इसलिए तो हमारा प्रारब्ध जो चल रहा होता है, वो किसी कर्म का चल रहा होता है। जैसे आप इसको इस तरह समझिए कि मैंने आज एक बीज बोया और एक पेड़ बना, उस पेड़ पे हुँ, फल आने में कुछ तो समय लगेगा। किसी हुँ, चीज का हुँ, फल, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका 2 महीने 3 महीने में फल मिल, मतलब उसमें फ्रूट आ जाता है या ग्रेन आ जाता है। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हमें साल भर 2 साल बाद रुकना पड़ता है। कुछ होते हैं इसमें 10 साल 20 साल रुकना पड़ता है। तो ये तीनों चीजें हुँ। अलग है। तो जो मेरा कर्म का बीज है, उसका फल आने में कितना टाइम लगेगा, वो डिसाइड करेगा कि मेरे को उसका जो अच्छा होगा तो अच्छा का परिणाम कितने समय बाद मिलेगा, और जो बुरा हो रहा है बुरे का परिणाम मुझे कितने बाद मिलेगा। और ये चीज़ ठीक है एस्टेब्लिश हो गई, बट उसको आप क्या कहना चाहोगे जो जिसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है और थोड़ा-सा इग्नोरेंट भी है कह सकते हैं, और जब वो ये चीज़ देखता है यार उसके साथ तो ये हो रहा है, और उसको कोई मतलब बुरा का फल नहीं मिल रहा, और फिर उसे कोई तीसरा आदमी बताता है कि भाई देख कर्मा होता है, ऐसे-ऐसे होता है, इसका आगे मिल जाएगा। तो फिर वो ये सोचता है यार लाइफ़ तो इतनी अनफ़ेयर है, जो इस लाइफ़ में करना है वो कर लेता हूँ, क्योंकि अगली लाइफ़ में जब मैं जाऊँगा मुझे कुछ याद तो रहेगा नहीं, तो
तब जो होगा वो होगा। तो वही ना, वो इस लाइफ को देख के चल रहा है ना, तो सोल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम एट सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। जब हमें सोल की जर्नी को आगे बढ़ाना होता है, अब आप देखोगे सोल की जर्नी को आगे बढ़ाना होता है, तो हम ऊपर जब चढ़ते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हमें समय लगता है, धीरे 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 हमें टाइम हम्म लगता है। हम स्टेज पे भी चढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर हम वहां से गिरते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं उतरने में, तो हम हम्म बहुत स्पीड से जाते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट अगर एक सोल एक सेंटर पॉइंट पे खड़ी हुई है, और वो वहां पे देख रही है कि यार नहीं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। और हम्म हम ऐसे पॉइंट पे है कि जितना समय हमें, मतलब सेंटर में है कि जितना हमें अपनी ग्रोथ करने के लिए जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उतना ही हमें अपने डिस्ट्रक्शन करने के लिए डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हम्म नीचे की तरफ। डिस्टेंस दोनों का सेम है, बट ग्रोथ होती है धीरे धीरे, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। और हम्म नीचे क्या है, आप स्पीड से, मतलब अगर आपका पैर भी फिसला तो आप सीधा नीचे आके गिरते हो, तो आप हम्म तेजी से नीचे आते हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग आने में समय लगेगा, मतलब जब तक, और ये देखो, जब तक आप नीचे नहीं गिरोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रास्ता गलत है। दूसरी हम्म। तरफ जाने के लिए भी वहां आना जरूरी है, क्योंकि अनुभव जब तक नहीं होगा किसी के समझाने से, आपको वो बात समझ में नहीं आएगी वो कि तो है। ये होना चाहिए। तो आप देखो ना, अगर हम बो एंड एरो चलाते हैं, तो बो को हम जब तक पीछे नहीं खींचते तब तक वो आगे नहीं जाता। हम्म। हाँ, तो इसका शॉर्ट में उसको ये समझाया जाएगा कि आज तक जितने तूने अच्छे कर्म किए हैं उनको मेंटेन करने के लिए और अच्छे कर्म करते रहो, नहीं तो जो थोड़े से बुरे कर्म अगर करने का सोचोगे या वो करोगे तो उसका नुकसान आगे ज्यादा होगा मे बी। देखो, आप समझा नहीं सकते, जो उस हाँ नहीं, मेंटर वो तो है, वो तो उसमें है। है, वो अपने, देखो अगर वो समझ सकता तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। एक्सेप्टेंस, जैसे हम हम्म साधना करते हैं, एक्सेप्टेंस। जिस दिन उसने ये रियलाइज कर लिया कि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है, तो आगे बात ही खत्म हो जाएगी, दुख खत्म ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो क्या होगा कि अभी इसके लिए, एट प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आगे जो भी हम्म सिचुएशन होगी वो ऐसी ना हो, तो मैं अपने कर्म अभी से करना ठीक कर दूंगा। और जो मेरे को जो समझ में आता है, आज के टाइम पे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कर्म क्या होता है। हम्म हम बातें कर रहे हैं कर्म की, लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग वो अपनी बॉडी से एक्शनली जो करते हैं, जो सुबह उठते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो उसको अपना कर्म मानते हैं। पर कर्म होता है हमारा थॉट, हमारे मन में। अगर मैंने मन में कुछ थॉट लेके आया और मन से मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मन में मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ या बुरा बोल रहा हूँ, तो मेरा कर्म बन रहा है। हम्म तो जो हमारा थॉट होता है, जो होता है, वो हमारा कर्म होता है। अगर मैं किसी भी बड़ी से बड़ी चीज की इन्वेंशन करूंगा, जब तक वो मेरे मन में नहीं आएगी, तब तक वो मेरी बॉडी पे नहीं आएगी, तब तक मेरी वो वॉइस या स्पीच पे नहीं आएगी। पहले चीज मन में क्रिएट होती है, बाद में वो हमारे शरीर शरीर पे उतरती है। या शरीर पे उतरी, हम्म मैंने कोई कार के बारे में सोचा, मैंने सोचा ऐसी कार बनाऊंगा, फिर मैंने उसकी ड्राइंग बनाई, फिर मैंने उसको रियल में बनाया। तो हमारा कर्म हमारे मन से शुरू होता है। हम्म। हम रियल में करें या ना करें, अगर हमने सोच भी लिया तो वो बन गया और उसका फल हमें मिलेगा। क्योंकि एट हम्म प्रेजेंट हम है तो एनर्जी। हमने मन में सोच के एक एनर्जी को हमने यूनिवर्स में छोड़ दिया, और जब भी वो फ्रिक्वेंसी मैच करेगी वो वापस आएगी, तो मेरे को भी दुख देगी, और जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ उसके साथ भी बुरा होगा। हम्म। नहीं, ये चीज तो है। इसके साथ ना मैंने एक सोचा था कॉन्शियसनेस का ना एक स्केल सा होना चाहिए, जिसमें कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक ये स्केल है। इसमें जो बिल्कुल एनलाइटेंड है वो इस समय जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हो जाते हैं जिनका कहा जाता है एनलाइटेंड है, वो इस स्केल पे 7 या 8 के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना देखूं तो मान लो मैं 4 पे हूँ, और अगर आप देखिए आपकी मान लो ज़्यादा अवेयरनेस है तो आप 4.5 पे हो। और जो इंसान सिर्फ उसका एक ही पर्पस है और क्या कहते हैं वो बस जॉब कर रहा है, वापस आ रहा है घर पे संभाल रहा है, फिर जॉब कर रहा है, वापस आ रहा है घर पे संभाल रहा है, उसका मे बी 3 है कॉन्शियसनेस का लेवल। तो हम्म, क्या आप ये एग्री करोगे कि ये कॉन्शियसनेस के लेवल्स हो सकते हैं? और फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में सारे के सारे नॉन ह्यूमंस का हो सकता है। फॉर एग्जांपल टर्टल है कोई तो उसका होगा 0.25, या डॉग है उसका होगा 0.59, ऐसा कुछ।
क्या एक सोचा जा सकता है ये चीज नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेरी कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग के के हिसाब से लेवल? ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो, अगर आप एक उपनिषद की एक स्टोरी थी, उसके हम्म। अंदर मैं मतलब कैरेक्टर्स भूल गया हूँ कौन थे। एक ऋषि बहुत टाइम से साधना कर रहे थे और वो मुक्ति की ओर थे, मुक्ति तक पहुंचने के कगार पे थे, जंगल में थे, वो साधना कर रहे थे। तो उनको जंगल में एक वो मिलता है, अ, मृग मृग मिलता है, मृग का छोटा सा बच्चा मिलता है। तो वो उनके साथ उसकी उनकी अटैचमेंट हो जाती है हम्म। उसके साथ, क्योंकि हमें तो अपनी आपके आपको डिटैच करना है। उनके साथ उनकी अटैचमेंट हो जाती है और अटैचमेंट होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट हम्म। जन्म में जब वो साधना में बढ़ रहे थे तो वो मृग बने। अब अच्छा। क्या होता है कि पर वहां पे उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, जो सोल प्योर होती है, बट कोई ना कोई कार्मिक बैलेंस की वजह से वो दूसरे योनि में जन्म लेते हैं, मतलब ह्यूमन के अलावा कुछ और बनते हैं। तो जब वो जन्म लेते हैं तो वो अवेयर होते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं। और उनकी कि हमने सोल ने जितना काम कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए, जब नेक्स्ट बर्थ होएगा तो वो उसके आगे कैरी करेगा, वो कंटिन्यूटी में वहीं से जाता है, वो जीरो से स्टार्ट दोबारा नहीं हम्म। करता। तो ठीक वो है। वहां पे उनको वो पता होता है। तो उसके बाद जब उनका वो मृग बने और मृग के बाद जब वो दोबारा से उनका ह्यूमन बर्थ हुआ, तो उन्होंने बचपन में ही ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इस बार किसी से कोई भी वो बनाऊंगा ही नहीं, अपने रिलेशंस बनाऊंगा ही नहीं, किसी से भी अटैच नहीं होऊंगा। उनकी फैमिली वाले उनको बोलते थे यार तू तो ऐसा है, किसी की बात ही नहीं सुनता है, कैसा है। बट उन्होंने बचपन से ही डिसाइड कर रखा था और फिर उन्होंने अपनी कहा कि मुझे सिर्फ साधना करनी है और डिटैच होकर करनी है, और फिर उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी। हम्म। तो जैसे प्योर सोल्स होती हैं, जैसे अगर आप किसी और एक स्टोरी में एग्जांपल लेके, अगर कहीं पे कुछ ह्यूमंस कुछ कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ कोई कुकिंग का कुछ हो रहा है, और कोई प्योर सोल वहां पे है और उसमें कुछ गिर गया है, या कुछ वो जहरीला हो गया है, या कुछ उसमें कीड़ा गिर गया है, सांप गिर गया है, तो वो उसको बचाने के लिए उसमें ह्यूमन के सामने उसमें गिरता है, सो दैट कि किसी को हार्म ना हो। वो भी एनिमल्स होते हैं पर कॉन्शियसनेस उनके अंदर भी होती है, हम ये नहीं कह सकते कि उनके कॉन्शियसनेस नहीं है। हाँ, नहीं, बट मैं तो मना इसलिए नहीं कर रहा, बट नहीं, मतलब लेवल लेवल कम होता लेवल होगा। देखो, लेवल हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ना। अगर मैं हम्म। मैं एक प्योर सोल हूँ और मैंने कुछ कार्मिक बैलेंस की वजह से मैं किसी और उसमें आ गया हूँ, और हम जैसे ह्यूमंस हैं और हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बस आ रहे हैं और बस जो रेगुलर काम होता है वो करते आ रहे हैं। तो मेरी कॉन्शियस लेवल डेस्क का लेवल तो बिल्कुल बहुत कम है, और जो वो दूसरा है जो बना हुआ है उसका कॉन्शियस लेवल बहुत ज्यादा है। हम उसको जज नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो मेरा हम्म। मैंने कोई बीज डाला था उसकी वजह से मुझे कोई फल भोगना है, तो मुझे भोगना पड़ेगा। हम्म। मैं काइंड ऑफ मैं ये भी सोच रहा था कि मान लो किसी का कॉन्शियस लेवल 10 हो जाता है तो वो बिल्कुल बॉडी से अलग हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल समाधि में कहते हैं कि बॉडी से अलग हो जाता है, तो हो सकता है समाधि का भी कोई अलग मैकेनिज्म हो, बट मैं हम्म। हाँ, वो देखो, मैं देखो लेवल तो नहीं कह सकता, बट हाँ, आप अपने शरीर को छोड़ सकते हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, ये पॉसिबल है। एस्ट्रल एस्ट्रल प्रोजेक्शन पॉसिबल है। सब पॉसिबल है। कुछ खतरा भी होता है इसमें? देखो, खतरा होता है। क्योंकि क्योंकि सुनो जैसे सुनो, एस्ट्रल प्रोजेक्शन ना इंडियन एस्पेक्ट में तो मैंने कहीं नहीं देखी है। हो सकता है मैंने जहाँ देखना चाहिए वहीं देखा। दूसरा, एक जो मूवी थी अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज, उसमें हम्म, ये चीज देखी है, और कुछ वेस्टर्न हॉरर मूवीज हैं हम्म, और एक वेब सीरीज है उसमें ये सिर्फ चीज देखी है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन और मैंने कहीं नहीं देखी है, सिर्फ यूट्यूब पे जो थ्योरीज और कोर्सेज हैं उस टाइप से ये वो हैं। पॉस ये पॉसिबल है, अगर आप देखेंगे। आई थिंक आंध्र प्रदेश में एक खंडर की खुदाई हो रही थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्टिफिकेट दिया है, वहां से मॉन्क निकले हैं अंदर उस खुदाई में से, और वो जिंदा थे। 200 साल की एज थी उनकी, मतलब बॉडी की, तब वो समाधि में थे नीचे। इसका आप हम्म। यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो खुदाई में निकले। और उसके बाद वहां से उनको बुला के उनकी सोल को वापस बॉडी में लेके आया बुलाया गया, और उसके बाद उनकी इनकी डेथ हुई। मतलब मैंने किसी पॉडकास्ट में उनके बारे में सुना था, किसी ने बताया था, वो उनसे हम्म। मिले हुए थे, वो उनसे मिले हुए थे। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे है, फिर मैंने भी गूगल पर सर्च किया तो मुझे मिला कि हाँ ऐसे मतलब है, उनको सर्टिफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है इस तरह से। तो वो पॉसिबल है, और कई स्टोरीज स्टोरीज भी नहीं बोलूंगा कि आप अपने अगर सनातन धर्म के उपनिषद पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको हिंट्स मिलते रहते हैं। अगर आप उनका जो कौन है
ये जो यगोड़ा वाले हैं ना, योगानंद परमहंसा, उनकी हम्म। बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज़ के बारे में बहुत मेंशंस है। आप महाअवतार बाबा जी हो गए, और आपका तेलंग स्वामी हो गए, मतलब आप अगर इनकी लीनेज में जाएंगे पूरा। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आपकी? शायद ये है, कंफर्म नहीं है मुझे। आंध्र प्रदेश की स्टोरी है और इसमें नहीं नहीं, ये नहीं है, ओके ये नहीं है। ठीक है, मैं बाद में उसमें लिंक में लगा दूंगा, मिलती है तो। हाँ अच्छा, इसमें आपने मूवी देखी होगी ना डॉक्टर स्ट्रेंज? आप मूवी नहीं मैंने देखते? देखी, मैंने देखी। हाँ तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और इसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड पार्ट है उसमें ड्रीम हॉपिंग हुई है, जो मेरे हिसाब से एस्ट्रल प्रोजेक्शन का और एडवांस वर्जन है। मेटावर्स वाला जैसा। नहीं नहीं नहीं, मेटावर्स तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ड्रीम हॉपिंग है, जिस जो वांडा ने उसको मना कर दिया था यूज करने से, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो डार्क मैजिक है कुछ। हम्म, ये होता है, देखो वो आप ही देखो ना। मैं आप इसको ऐसा समझाता हूँ, देखो हम एट प्रेजेंट और यहाँ पे हैं। एक डिस्क्लेमर और, हम्म, ये एस्ट्रो प्रोजेक्शन मैंने की हुई है 5 सेकंड के लिए शुरू में, और अभी रिसेंटली एक बार हो गई थी। कुछ ट्रिगर करना होता है जब हम स्लीप, मैंने जो पर्सनल देखा है, हम स्लीप कर रहे होते हैं, कुछ हमें ट्रिगर करना होता है, इससे एस्ट्रो प्रोजेक्शन हो जाती है। हाँ अब आप मेरे को बताओ। ऐसे आइडिया नहीं है, मैंने किया नहीं है, पर मैं वैसे एनर्जी लेवल पे आपको बता सकता हूँ कि अच्छा। हम हमारी जो बॉडी होती है, हमारा एक ना एनर्जी का एक शेल बना होता है। हमारी शील्ड होती है एनर्जी की, मतलब बॉडी से कुछ 6 इंच 9 इंच डायमीटर में हमारा एक ऑरा होता है, उसके ऊपर एक हम्म। हमारी एक शील्ड होती है। तो एट प्रेजेंट जब तक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो उसी एरिया में ही काम करते हैं, बट अगर हम अपनी एनर्जी को एनहेंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू साधना, तो वो जब वो ग्रो होनी स्टार्ट होती है तो वो शील्ड को ब्रेक करती है। जब वो शील्ड को ब्रेक करती है तो वो एट ट्रेंड हमारे यहाँ पे होता है कुछ अदृश्य शक्तियाँ, जो बोलते हैं कि नेगेटिव हम्म। एनर्जीज वगैरह है, वो हमारे आसपास होती है। तो वो हमें वो दिखती नहीं है, वो हमें नहीं देख सकते। कई बार होता है कि हम उनको फील कर पाते हैं पर हमें दिखता नहीं है, थोड़ा बहुत हमें महसूस होता है कि आसपास कुछ है। तो वो जो भी होती है वो हमारी शील्ड जब ब्रेक हो जाती है और हमारी एनर्जी जब ऊपर उठने लगती है, तो वो हमसे कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि हम्म। उनको वो तो उनकी एनर्जी बहुत लो होती है, जो यहाँ पे अटक कर रह गया, बीच में रह गया, उनकी एनर्जी बहुत लो है। तो जब वो हमसे कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो वो हमारी एनर्जी को सक करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी साधना को में वो ब्रेक लग जाता है। होता है ना कि हम एकदम से ग्रो करते करते सब कुछ कर रहे थे, फिर एकदम छोड़ के हम वापस पुराने रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो वो हमारा हम्म। ब्रेक करता है, उसको ब्रेक लगता है। या तो बोलते हैं किसी को नजर लग गई या किसी को कुछ हो गया, तो वो नेगेटिव एनर्जी के आप कांटेक्ट में आए, और वो फिर वो आपको फीड कराने लगी, क्योंकि जो उसको चाहिए उसके थ्रू आप वो करने लग जाते हो। बट अगर हम्म। आपकी साधना स्ट्रांग है तो आप उसको मैनेज कर पाते हो, तो वो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा उसके ऊपर। बट हाँ, अगर आपकी साधना स्ट्रांग नहीं है और आपका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, तो वो आपको चैनल कर सकती है। वो आपको, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और काफ़ी चीज़ें हो जाती है। हम्म। जो मैं हॉरर मूवी की बात कर रहा था वो शायद इनसाइडियस है। उसमें ये कॉन्सेप्ट है जिसमें से उन्हें मतलब बार बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाले रेल में जाके रेस्क्यू कुछ करना पड़ता है। आप इंटरस्टेलर मूवी देखेंगे, उसमें आप जो हम्म। टाइम वाली बात कर रहे थे, पास्ट में जाके और फ्यूचर में जाके, इंटरस्टेलर में आपको वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया है टाइम वाला। इंटरस्टेलर तो मेरे को याद है, मैंने इतनी बार देखी हुई है। हम्म। नहीं, इंटरस्टेलर में टाइम का भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। आपका मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो आपका होता है कि ड्रीम वाला, और वो होता है ना कि दो हम्म। चीज दिखाए गए हैं, उसे आपका उसको आप मेडिटेशन से कनेक्ट करके देखिए कि हम्म। हमारे मन के थ्रू और वो चलेगा, तब आपको एक ना अलग ही पर्सपेक्टिव नजर आएगा उसका। हम्म। और मैं इसका ये बता दूं कि मेडिटेशन वाला अगर आप ये देखेंगे कि हम जो ये कर रहे हैं, रामायण जो आती थी, जो हमने टीवी पे रामायण देखी है रामानंद सागर जी की, उसमें हम्म। जब ये राम, मतलब चारों भाई, जब ये अपने गुरुकुल जाते हैं, गुरुकुल में जब उनको पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक 2 एपिसोड है, उसके अंदर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, वो पूरा मेडिटेशन है। आप वो 2 एपिसोड मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर कोई इसको चीज उसको देखिए।
कि रामानंद सागर जी की मेडिटेशन में, जिसमें मतलब सारे के भाई लोग जब गुरुकुल में जाते हैं और जब उनके टीचर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि मन के बारे में, ध्यान के बारे में, साधना के बारे में, वो उसमें वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। मतलब हमने बचपन में सबने देखा होता है, पर मैंने मेडिटेशन करने के बाद जब उस चीज़ को देखा तब मुझे समझ में आया यार सब कुछ हमारे सामने होता है, बट हमारा अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती कि हम उस चीज़ को समझ पाए। नहीं, ये तो है, ये तो है। मतलब वही है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, उनका ना कनेक्शंस बनाने में ही बहुत लोगों की लाइफ टाइम गुजर जाती हैं। और फिर जो बना भी लेते हैं ना, उनकी ना बात नहीं होती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे कि और लोगों को भी अवेयरनेस मिले और एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है और इन्हें यूज़ करके कैसे हम अपना खुद का फ़ायदा कर सकते हैं। बिल्कुल। फ़ायदा नॉट इन अ मतलब ग्रीडी सेंस में नहीं, बट एक जो वो भाव है कामनेस वाला, उसके लिए। ऑटोमेटिकली अगर अब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप समाज का ही फ़ायदा करेंगे। आप तो अपने वो बारे में है। सोचना छोड़ ही देंगे ना, क्योंकि आप तो इस रास्ते पे चल रहे हैं आगे, तो आपके लिए तो ऑटोमेटिकली जो होना है वो हो जाएगा। तो आप तो एक मीडियम है कि आप कैसे एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी को क्या लाइफ में कैसे किसी को प्रोग्रेस करवा सकते हैं। हुँ। एक एक बिल्कुल बहुत छोटा आंसर देना अभी मेरे माइंड में आया। उसको आप क्या जवाब देना चाहोगे जो कहते हैं कि मोक्ष मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब लाइफ़ काफ़ी अमेज़िंग है, इसलिए मोक्ष लेके करना क्या है? तो मोक्ष लेके करना क्या है? इसमें तो वैसा वो देखेंगे कि अगर उसे बार-बार आना है धरती पे, ताकि वो धरती के प्लेज़र्स को जी पाए। नहीं, प्लेजर देखो, वो अपने अनुभव से ही सीखेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि सही बात इसमें है, हम किसी को सही कुछ नहीं बात कह सकते। वो प्लेजर्स ले रहा है, और प्लेजर जो हैं ये कितने क्षण के हैं। जब तक आपने किया या कुछ भी आप उसने एंजॉय किया, वो तभी खत्म हो जाता है। बट अगर कोई उनको ऐसा अनुभव करवा दे, जो प्लेजर कंटिन्यूएशन में चल रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा। जब तक हम साइकिल चला रहे हैं, तब तक हुँ, हम पैदल से साइकिल पे पहुंचे तो हमें साइकिल अच्छी लगेगी। मैं साइकिल चलाने के बाद मुझे वो बोले कि पैदल चल, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस मैंने किसी को बाइक का एक्सपीरियंस करवा दिया, तो साइकिल अपने आप खराब हो जाएगी। उससे मैंने उसको कार का एक्सपीरियंस करवा दिया, फिर बाइक खराब हो जाएगी। तो अभी जो उन्होंने हुँ, एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस उनके लिए वो उससे बेटर एक्सपीरियंस उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर उनको उससे बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो वो चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। हुँ। हाँ, वो ये चेज़ स्टार्ट हो जाती है एक फिर, और फिर इंसान इसी में रहता है कि वो चेज़ का एंड गोल पे पहुँचते हैं, बट वो नहीं, कभी पहुँचा नहीं जाता। मैं चेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस अभी उनको उस चीज़ को करके अच्छा लग रहा है, इसलिए वो हुँ, प्लेज़र चाहते हैं। बट आपको अगर पता लगे कि जो प्लेज़र आपको अध्यात्म में, साधना में, स्पिरिचुअलिटी में मिलता है, और वो नेवर एंडिंग है, और वो हर हुँ। क्षण आपके साथ रहता है, तो आपको तो फिर वो प्लेज़र चाहिए ही नहीं ना। हुँ, वो तो वो आपने तो जब है। तक एन्जॉय कर रहे हो तब तक कर रहे हो, फिर वापस आ गए, फिर वही स्ट्रेस। मतलब फिर वही स्ट्रेस के, फिर काम करना है, ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है। फिर सही आपने बात है। वीकेंड आया, फिर आपने एन्जॉय किया, फिर वीकेंड चला गया, फिर हुँ, स्ट्रेस। पर वो ये कि आपका आपके लिए सुबह शाम 24 घंटे 365 डेज इन अ ईयर सेम मोड में आप चल रहे हो, हुँ। तो फिर तो आपको तो प्लेजर चाहिए ही नहीं ना। आप तो प्लेजर में हो। हमारा साक्षी भाव ही वही प्लेजर है, हमारा स्वभाव ही वही। प्लेजर है। वही। ठीक है, अपना ये एपिसोड काफ़ी अच्छा हुआ। आपसे बहुत कुछ सीखा और ऑडियंस ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी। होप करता हूँ कि आपने मेरे से भी कुछ नया सीखा हो आज। हाँ, बहुत अच्छा अ, लगा मुझे। इसी के साथ एंड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन एंड में, कोई क्वेरी, नहीं, कोई क्रिटिसिज्म? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा था, अच्छा काम आप कर रहे हैं, करते रहिए। इसी से क्या है कि अवेयरनेस क्या था कि हमारा सिर्फ काम है अच्छा काम करना, और नेचर का वो काम है उसको आगे बढ़ाना। हुँ, उसका रिजल्ट मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करता, हम अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे वो मैटर करता है। तो हमें बस अपना काम करते रहना है, क्योंकि ना जर्नी है, हमें इस जर्नी को एंजॉय करना है। गोल पे तो पहुंच जाएंगे, तो गोल पे पहुंच के तो कुछ है ही नहीं। वो तो है। तो हमें हमें जर्नी को फॉलो करना है, और ये जर्नी चलती जा रही है, इसको चलते जाना है इस पे बस। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। इसी के साथ ये था अपने सीज़न 2 का सेकंड एपिसोड, ओवरऑल 60 सेकंड एपिसोड, अंकित जी के साथ। चलो एंड करते हैं। बाय-बाय। ओके, बाय, थैंक यू।